जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मुझे याद पड़ता है मेरे बचपन में बड़े शाज़ो नादर ही सुना जाता था कि किसी रिश्तेदार को कैंसर हो गया है, किसी की कैंसर से डेथ हुई है। और मेरी अपनी दादी, उनको कैंसर था। माय नाना जो कि मेरी अम्मी की शादी से पहले जिनकी डेथ हो गई थी, तो उनकी डेथ भी ब्लड कैंसर से हुई थी। लेकिन बहुत कम केसेस ऐसे होते थे जो कि सुनने में आते थे कि इनको कैंसर हुआ है। और उसके बाद जब ऐसे कैंसर का नाम हम सुनते भी हैं, अगर तशख़ीस भी कहीं पर होती है तो एकदम दिल बंद सा हो जाता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि अभी हमारा प्यारा हमसे दूर चला जाएगा। लेकिन वक्त के साथ साथ साइंस ने तरक्की की, तिब के शोबे ने बहुत एक्सेल किया, और उसके बाद हमने देखा कि इलाज के भी और तशख़ीस के भी बहुत सारे नए जो हैं ज़रिए वो सामने आ गए। लेकिन उसके बावजूद अभी करंटली हम जिस टाइम में जी रहे हैं, मुझे आपने ईमान से बताइएगा, आप लोग बहुत लकी होंगे कि अगर आपके सर्कल में कोई ऐसा कोई कैंसर का मरीज़ नहीं होगा। लेफ़्ट राइट हम इतने कैंसर के केसेस सुन रहे हैं, और मैं हैरान तब होती हूँ जब मैं किसी ऐसे शख्स को कैंसर में मुब्तला देखती हूँ या जिसमें कैंसर की तशख़ीस हुई हो, जिसका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो। मेरे पिछले चैनल में मेरी एक बहुत प्यारी मेकअप आर्टिस्ट, जिसको मैंने सुपर हेल्दी सुपर फिट देखा, उनको एकदम से उनमें कैंसर की तशख़ीस हो गई, उनको ब्लड कैंसर हुआ। अभी रिसेंटली हमारी टीम में हमारी कंटेंट की प्रोड्यूसर, उनकी एक कज़न को कैंसर हुआ, और अभी वो उससे फाइट ही करी थी तो लेट तशख़ीस भी हुआ। और आज सुबह जब शो शुरू होने वाला तो मैंने सोचा कि मैं उनसे पूछूं कि कैसी हैं, तो आई गॉट टू नो डैट उनकी कल डेथ हो गई। यंग बंदी, ओनली 37 ईयर्स ओल्ड। एक और मैं अपने बहुत ही करीबी एक दोस्त हैं, उनके भाई में एकदम 4th स्टेज कैंसर की तशख़ीस हो गई। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कैंसर, जिसको हम एक खामोश कातिल भी कहते हैं, हम इतनी साइंस में जिद्दत, और आजकल जब हम कहते हैं हमारा लाइफस्टाइल थोड़ा बेहतर भी हो गया है, गली कोनों में जिम खुल गए हुए हैं, लोग डाइट कॉन्शियस भी हो गए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की डाइट्स भी आ गई हैं, उसके बावजूद ये एकदम से कैंसर सर निकाल के हमारे सामने आ जाता है। तो इसकी क्या रीज़न है? बड़ी ज़रूरत है आज इस हवाले से बात करने के लिए, क्योंकि मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ कि जो कि बहुत हेल्दी होते हैं, उन्होंने ज़िंदगी में कभी प्लास्टिक के बर्तनों में खाना नहीं खाया होता, जिन्होंने कभी माइक्रोवेव ओवन में जो है वो खाना गर्म करके नहीं खाया होता, वो फ्रेश खाना बनाते हैं, वो वॉक भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं उनमें कैंसर की कोई ना कोई तशख़ीस हो जाती है। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? तो बहुत सारे अलामात जो है ना वो रीड करने की ज़रूरत है। कहीं तो देखिए हमारा अपना लाइफस्टाइल की ऑफकोर्स गलती शामिल है, लेकिन कहीं कहीं और कुछ फैक्टर्स भी होते हैं, हिडन फैक्टर्स होते हैं। यानी कि किसी की फैमिली में अगर कैंसर है तो उसको भी देखना है। आज का शो आपने ज़रूर देखना है, और अगर आपके आसपास आप कुछ लोगों में ऐसी अलामात देखते हैं जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो प्लीज़ वहाँ पे आपको अपने एंटीनास जो हैं वो खड़े कर लेने चाहिए। मैं अपने काबिल जो हैं मोहतरम डॉक्टर्स को भी यहाँ पर दावत दूँगी, और इसी हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ शो में मौजूद हैं डॉक्टर फातिमा शौकत, जो कि कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रहीम धनानी, स्पेशलिस्ट इन हेड एंड नेक कैंसर ओरल कैविटी। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नईम जब्बार, पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट, और साथ में डॉक्टर साइमा ज़हूर, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन्कोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट JPMC। मैं आप तमाम तरह गेस्ट को अपने शो में खुश आमदेद कहना चाहती हूँ। और जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी बात की कि पहले तो शाज़ो नादर सुनते थे किसी को कैंसर हुआ है, लेकिन अब हम कैंसर के इतने केसेस अपने आसपास देखने लग गए हैं। और पहले हम देखते थे कि किसी एज वाले शख्स को कैंसर हुआ है या कोई भी ऐसी बीमारी लाहक हुई है। अब तो हम यंग लोगों में भी देख रहे हैं कि एकदम से कैंसर की जो है वो डायग्नोस हो रहा है। क्या रीज़न है डॉक्टर साहब, ये कैंसर इतना क्यों फैल रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हेयर। कैंसर क्यों फैल रहा है? एक्चुअली कैंसर बेसिकली है क्या? अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल्स है। एबनॉर्मली सेल्स ग्रो करना शुरू हो जाते हैं, और वो कहीं ना कहीं बॉडी के किसी भी हिस्से में कैंसर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। कॉजेज़ क्या हैं? अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे कॉजेज़ हैं जो हमें नहीं पता। कुछ कॉजेज़ हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि हम नॉन मॉडिफाइबल होते हैं, यानी हम उसको चेंज नहीं कर सकते। उसमें जेनेटिक कॉजेज़ हो सकते हैं, उसमें म्यूटेशंस हो सकती हैं, उसमें एज फैक्टर हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री हो सकती है।
कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो मॉडिफाइबल हैं, यानी अगर जिसमें हम बदलाव लाएं, जिसमें हम थोड़ा सा चेंजेस करें तो कहीं ना कहीं हम कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके रिस्क फैक्टर को कम कर सकते हैं। वो ऑफ कोर्स सबसे पहली चीज आती है लाइफस्टाइल। मैं भी आपका सुन रही थी इंट्रो में, आपने कहा लाइफस्टाइल अच्छा होने के बावजूद लोगों को कैंसर हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली अगर हम अच्छा लाइफस्टाइल करना चाहें भी तो कहीं ना कहीं हमें अपने डाइट, सबसे पहली चीज लाइफ स्टाइल में हमारी डाइट आती है, तो हमें खुद भी नहीं पता कि वो डाइट हेल्दी है भी कि नहीं। जो हम खाना खा रहे हैं वो हेल्दी है कि नहीं, हमें चिकन में पता चल रहा है क्या है, हमें सब्जियों का पता चल रहा है, हमें दालों का पता चल रहा है। तो हम डॉक्टर साहब स्ट्रेस कितना ऐड कर रहा है उसमें? बिल्कुल कर रहा है। स्ट्रेस आपका इम्यून सिस्टम को कहीं ना कहीं हिट कर रहा होता है, और मेरी अपनी जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें तो मैंने देखा है कि जहाँ स्ट्रेस का एलिमेंट है वहाँ इम्यून सिस्टम आपका ड्रॉप होता है, वहाँ आपकी विल पावर कहीं ना कहीं कम होती है, और इम्यून सिस्टम जब कम होगा, दे आर द फाइटर सेल्स, वही कैंसर सेल्स को खत्म करते हैं बॉडी में। जब आपका इम्यून सिस्टम अफेक्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली कैंसर सेल्स ग्रो करना शुरू हो जाएंगे। हम सबकी बॉडी में कैंसर सेल्स मौजूद हैं, हाँ। लेकिन उसको कौन कर रहा है? हमारे फाइटर सेल्स उसको खत्म कर रहे हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी डाउन हुई तो फाइटर सेल्स जो कम हो जाते हैं, और ऑफ कोर्स कैंसर सेल्स बढ़ जाते हैं, और वो कहीं ना कहीं कैंसर बना देते हैं। डॉक्टर साहब आप भी बताइएगा कि आपकी अभी तक जितनी भी प्रैक्टिस है, आपको उसमें मेन रीज़न क्या लग रही है, और कौन कौन सी अलामत आपको ऐसा लगता है कि जिस पे लोगों को अलार्म हो जाना चाहिए? जी थैंक यू। देखिए मैं पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी देखता हूँ, यानी बच्चों के कैंसर देखता हूँ। तो बच्चों के कैंसर में ये बहुत ज़्यादा जो फैक्टर्स हैं वो एप्लीकेबल नहीं है। जैसे हम अगर एडल्ट ऑन्कोलॉजी की बात करें तो उस तरह के फैक्टर्स एप्लीकेबल नहीं है। बच्चों में इस तरह से लाइफस्टाइल या इस तरह के फैक्टर्स जी। सो बच्चों में मेनली जो हम कॉज देखते हैं दैट इज़ जेनेटिक एसोसिएटेड। सो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, लाइक डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि म्यूटेशंस या ऐसी कोई चीज़ें जो कि तो वो तब्दीली लाती हैं जीन्स के अंदर, और उससे फिर जो है वो कैंसर की शक्ल इख्तियार करती है, कोई बीमारी है, कैंसर डेवलप होता है। डॉक्टर साहब ये बताएं, जैसे बच्चों में कहते हैं कि अगर बच्चे को एक टाइम से ज़्यादा बुखार अगर रहे, क्योंकि देखिए छोटा बच्चा वो तो नहीं आपको बता सकता कि एग्जैक्टली वो क्या फील कर रहा है, तो आपको कहाँ पे समझ जाना चाहिए कि आपको कहाँ पे सीटी स्कैन या किसी भी बड़े डायग्नोसिस के लिए चले जाना चाहिए? सो देखिए ये देयर आर डिफरेंट डिजीज ग्रुप्स। अगर हम बच्चों के कैंसर की बात करें तो मुख्तलिफ कैंसर्स हैं बच्चों में। बच्चों में कैंसर्स उतने ज़्यादा नहीं हैं जितने एडल्ट ऑन्कोलॉजी में हम देखते हैं, और उतना कॉमन भी नहीं है जितना हम बड़े ब्लड कैंसर बड़े लोगों में देखते हैं, एडल्ट्स में देखते हैं। सो बच्चों में जो सबसे कॉमनेस्ट कैंसर है दैट इज़ ब्लड कैंसर, जिसको एक्यूट ल्यूकीमिया हम कहते हैं। सो उसकी जो साइंस हैं या सिम्टम्स हैं या जो अलामात हैं, वो फीवर उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। सो फीवर होता है जो अनएक्सप्लेन फीवर। जब भी हम बात बता रहे होते हैं या जब हम कम्युनिटी में इस तरह के अवेयरनेस सेशंस कर रहे होते हैं, तो हमारा एम्फेसिस होता है वो यही होता है कि अगर एक बुखार की वजह हमें मालूम नहीं हो रही है, परसिस्टेंट फीवर है और अनएक्सप्लेन फीवर है, सो देन वी ऑलवेज टॉक अबाउट कि जी उसको इन्वेस्टिगेट कर लेना चाहिए। और उसमें कोई बहुत बड़ा टेस्ट नहीं होता है, एक बहुत ही बुनियादी टेस्ट होता है जिसको हम कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं, सीबीसी। और उस सीबीसी की बुनियाद पे हम मेजॉरिटी ऑफ टाइम ब्लड कैंसर की तशखीस कर लेते हैं। सो दिस इज अबाउट ब्लड कैंसर। इसके अलावा जो बच्चों में कॉमन कैंसर्स हैं, जिसमें गदूद का कैंसर है, लिम्फोमा, सो वो बाय अपीयरेंस, बाय फिजिकल फाइंडिंग्स हमें पता चल जाता है, शक हो जाता है उसके ऊपर कि गदूद हैं और वो बड़े हुए हैं, गुठलियों की शक्ल में आ रहे हैं और वो मुस्तकिल हैं। अमूमन जो कॉज होता है इन गदूद का वो इन्फेक्शंस होते हैं। अच्छा। बट इन्फेक्शंस अगर आपको सामने कोई कॉज नहीं लग रहा है, कोई वायरल नहीं है, बैक्टीरियल नहीं है, और एंटीबायोटिक्स दी गई हैं, कोर्स दिया गया है, उसके बावजूद वो परसिस्ट कर रहे हैं या वो ग्रो कर रहे हैं, वो साइज में बढ़ रहे हैं, सो वो अलार्मिंग है। अच्छा, एक तो हमारा डॉक्टर साहब ये लोगों को बहुत कोई मसला है हमारे साथ लोगों के कि जी एक तो हम सेल्फ मेडिकेशन की तरफ बहुत ज़्यादा चले जाते हैं। बच्चे को भी बुखार होता है, हम उसको 3 दिन देते ही नहीं है, हम बच्चे को फौरन जी हम एंटीबायोटिक्स पे लगा देते हैं। ये एंटीबायोटिक्स कितने बड़े दुश्मन है बच्चों का? देखिए एंटीबायोटिक्स कहीं ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत होती है एंटीबायोटिक्स की, बट वो यही होता है कि लेकिन पहले दिन तो डॉक्टर साहब नहीं लगा देना चाहिए ना। जब वो सेल्फ मेडिकेशन वाला जो आपका पॉइंट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें यकीनन ये होना चाहिए कि हमें किसी मॉलिज से यानी एक पीडियाट्रिशियन से, बच्चों के डॉक्टर से जो है वो कंसल्ट कर लेना चाहिए। और मेजॉरिटी ऑफ टाइम ये जो बच्चों के इन्फेक्शंस होते हैं वो वायरल होते हैं, उनमें एंटीबायोटिक्स का कोई खास रोल नहीं होता है। लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि हमें एंटीबायोटिक्स देनी होती हैं और वो बहरहाल पीडियाट्रिशियन का या डॉक्टर का डिसीजन होना चाहिए। एग्जैक्टली, वो डॉक्टर ही आपको बता सकते हैं आपने अपने बच्चे को कब जो है एंटीबायोटिक्स पे डालने। मुझे पता है पोस्ट कोविड हमने भी देखा है कि ये एकदम से बड़ा अब लगता है कि हर चीज़ बदल गई है,
वर्ल्ड डायनामिक्स चेंज होगी में हमारी हेल्थ की डायनामिक्स चेंज होगी और बिल्कुल ऐसे ही मुझे लगता है कि बहुत सारे केसेस की सिविरिटी भी जो है ना वो बढ़ गई है पोस्ट कोविड। डॉक्टर साहब आपको भी ऐसा लगता है कि कैंसर के केसेस में भी क्या अभी तक ऐसी कोई रिसर्च आई है या आपके अपनी उसमें आई रिसर्च में आई हो? एक्चुअली कोविड से कोरिलेट तो नहीं, लेकिन जो विद पैसेज ऑफ टाइम हमने ये देखा है कि जो आप जैसे आप जिक्र कर रही थी यंग पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा कॉमन होने लगा है। तो वो मी बीइंग अ रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हम हर तरह के ट्यूमर्स देख रहे होते हैं डेली बेसिस पे। तो वो ये नहीं होता कि किसी एक पर्टिकुलर टाइप्स को हम देख रहे होते हैं, तमाम ट्यूमर्स को हम डील कर रहे होते हैं डेली बेसिस पे। तो जो नंबर ऑफ कैंसर्स का इंसिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इसमें यंगर पॉपुलेशन ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे जैसे बुक्स में लिखा होता है कि ये ट्यूमर इस एज ग्रुप में होगा, 50 के बाद कॉमन है। जैसे रेक्टल कैंसर्स हैं वो 50 के बाद कॉमन है, लेकिन हमारे पास फ्रीक्वेंटली पेशेंट्स आ रहे होते हैं लाइक अंडर 30 ईयर्स, और जितने यंग कैंसर्स प्रेजेंट कर रहे होते हैं जितनी यंग एज में वो उतने एग्रेसिव होते हैं। उतने एग्रेसिव होते हैं, उनका ट्रीटमेंट भी, उनके आउटकम्स भी उस तरह के नहीं होते जितने रिसर्च में और उसमें मेंशन हुए होते हैं कि इनके अच्छे आउटकम्स हैं, लेकिन उनके आउटकम्स बेटर नहीं होती क्योंकि वो सारे आपके इम्यून सिस्टम को बाईपास करके और आपके कैंसर सेल्स डेवलप हो जाते हैं आपकी बॉडी में। तो वो बहुत एग्रेसिव बायोलॉजी के साथ डेवलप होते हैं और उनका जो भी हम ट्रीटमेंट करें आउटकम्स वैसे नहीं होते जैसे एक्सपेक्टेड होते हैं। सेकेंडली जो हमने मेरी ऑब्जर्वेशन में है कि वर्ल्ड वाइड ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन पैथोलॉजी है कि मोस्ट कॉमन ब्रेस्ट कैंसर जो है फीमेल्स में होता है, लेकिन हमारे पास कराची में एक बहुत डिफरेंट पिक्चर और सिनेरियो है जिसमें हम डेली बेसिस पे फेस करते हैं। नॉट ओनली ब्रेस्ट कैंसर, इक्वल टू ब्रेस्ट कैंसर हम हेड एंड नेक कैंसर्स को देख रहे हैं। जी जी। और ये पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कॉमन हमारे सिंध और कराची में। और इसका रीज़न जो मेन रीज़न है ना वो हम सबको पता है कि वो पान गुटखा छालिया निस्वार उसकी एडिक्शंस, तो उस तरह के कैंसर्स हम ज़्यादा देख रहे होते हैं। और जितने हमारे पास पेशेंट्स आ रहे होते हैं वो इतने एडवांस ट्यूमर के साथ आ रहे होते हैं कि उनके आउटकम्स अफेक्टेड हैं। अच्छा, ये क्या लोगों को पता नहीं चल रहा होता क्योंकि कि वो किस तरफ जा रहे हैं और वो जब एकदम आते हैं तो उस वक्त 4 स्टेज, क्योंकि अभी जैसे मैं बात भी कर रही हूँ एंड अनफॉर्चुनेटली मैं जैसे बात कर रही हूँ, मैं हमारे मेकअप में भी उनको भी माउथ कैंसर हुआ और वो भी यंग बंदा एंड वो उसकी भी डेथ हो गई हमारे। मतलब ये इतना ज़्यादा पेशेंट्स को दिख तो रहा होता है ऑब्वियसली, इतने ह्यूज मास के साथ वो प्रेजेंट कर रहे होते हैं, उनकी ओरल हाइजीन भी खराब हुई होती है, मुंह भी नहीं खुल रहा होता, खाना भी नहीं खाया जा रहा होता, लेकिन वो इलाज से घबरा रहे होते हैं। उनको पता होता है कि अभी मेजर सर्जरी होनी है, इसके बाद शुआएं भी होनी है, कीमो भी होनी है, फिर एक मिथ है कि बायोप्सी होने से और फैल जाएगा, जबकि वो सामने बढ़ता हुआ दिख रहा होता है। अच्छा, ये मुझे बताइए, अक्सर लोग कहते हैं जी जैसे हम एक जगह से हमने बायोप्सी कराई तो फिर उन्होंने कहा नहीं जी आप फलानी जगह से अगर इलाज कराना तो कह रहे नहीं जी यहाँ से दोबारा से बायोप्सी कराएं, तो वो कहते हैं कि जी एक चीज प्रिक होगी तो फिर चांसेस उसका फैल जाएगा, क्या ऐसा है बायोप्सी? सो बेसिकली जब आप बायोप्सी करते हैं ना, कट लगता है तो वो ट्यूमर की ग्रोथ तो डेफिनेटली होती है, लेकिन ट्यूमर की ग्रोथ होती है तो वो एक लिमिटेड एक्सटेंट पे ही हो रही होगी ना जब आपने कट ब्रेक किया है, लेकिन उसके बाद इलाज होना है। पेशेंट्स क्या करते हैं कि वो बायोप्सी के कट लगने के बाद घर बैठ जाते हैं एंड देन वो बोलते हैं कि वो तो ग्रो कर गया। फॉरेन ट्रीटमेंट होना है उसके बाद उसका, जब भी बायोप्सी करवाई गई है कि आप बायोप्सी करें, उसको पता चले कि ये किस टाइप का ट्यूमर है, उस हिसाब से इलाज डिसाइड हो। अच्छा, खवातीन में अगर सबसे ज़्यादा तो हम देखते हैं कि एक तो ब्रेस्ट कैंसर है, देन सर्वाइकल कैंसर है, और अगर हम बंदों में देखें तो डॉक्टर साहब बंदों में ज़्यादातर एक माउथ कैंसर, ऑफ कोर्स पान गुटखा छालिया, और इसके अलावा अगर हम देखें तो Yes, thank you for having me here. So as Dr. Fatma said कि अगर हम ग्लोबोकॉन 2022 की बात करें जो लेटेस्ट उनका उन्होंने डाटा जो शेयर किया है उसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान के अंदर अमंग फीमेल्स सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर इज ब्रेस्ट कैंसर एंड देन अमंग मेल्स ओरल कैविटी कैंसर इज द मोस्ट कॉमन, और अगर हम कंबाइन करें तो फर्स्ट नंबर 1 इज ब्रेस्ट एंड देन ओरल कैविटी। सबसे बड़ी वजह यही है कि लोग पान छालिया तंबाकू गुटखा स्मोकिंग अल्कोहल ये सारी चीज़ें कंज्यूम कर रहे होते हैं डिस्पाइट ऑफ गवर्नमेंट पुटिंग बैन ऑन ऑल दीज स्टफ, फिर भी ये कंज्यूम हो रहा है। बिल्कुल एज डॉक्टर फातिमा सेड दिस इज़ वेरी कॉमन। जब हमारे पास पेशेंट्स क्लिनिक में आते हैं सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम, सबसे बड़ा जो टू इनिशिएट द ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस इवन इस्टेब्लिश करने के लिए हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बायोप्सी। तो जब भी हम किसी पेशेंट को भी बायोप्सी का कहते हैं तो एक कॉमन मिथ है कि जी बायोप्सी करने से ट्यूमर फैल जाएगा। हम बायोप्सी ना करें तो भी ट्यूमर तो फैलता रहेगा, वो तो अपनी जगह पे बढ़ रहा है और ऑब्वियसली फिर वो अपनी जड़ें गर्दन की गिल्टियों में और बॉडी के दूसरे पार्ट्स में फेंकते हैं एंड देन इट बिकम्स इनऑपरेबल, ट्रीटमेंट के काबिल भी नहीं रहता। सो पहली चीज़ जो आई वुड वांट टू मेक इट क्लियर कि जी बायोप्सी
इज पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट और बगैर बायोप्सी के इट्स नॉट पॉसिबल टू ट्रीट एनीवन बिकॉज अगर हमें डायग्नोसिस नहीं पता ऑब्वियसली क्लिनिकली हमें पता चल रहा होता है कि जी ये कैंसर लग रहा है, लेकिन किसी को भी इतनी बड़ी सर्जरी रेडिएशन कीमो से गुजारना इससे पहले हमें तशखीस ज़रूरी है। बिल्कुल सो दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और फिर जैसे डॉक्टर फातिमा सेड के हमें पता होता है वी आर अडल्ट्स और हमें सब चीज़ का आइडिया है कि क्या हो रहा है, बट वी आर इन अ सॉर्ट ऑफ डिनाइल, हम एक चीज़ को एग्री नहीं कर रहे। हमारी बॉडी में बता रही होती है कि देयर समथिंग गोइंग ऑन, इससे पहले कि कोई बहुत एविडेंट चीज सामने आ जाए, कि हमारी बॉडी कहीं बता रही होती है, कोई साइंस दे रही होती है, सिग्नल देती है। सो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली ओरल कैविटी या हेड एंड नेक कैंसर्स आर दो सॉर्ट ऑफ कैंसर के वो चीख चीख के बोलेंगे, ठीक है। सो मुंह के अंदर कोई जख्म बन जाना, आवाज़ का तब्दील हो जाना, खाने पीने में मुश्किल होना, मुंह कम खुलना, ये सारी अलामात है विच इज़ वेरी पर्टिकुलर फॉर हेड एंड नेक। अच्छा, इसको हम मजीद भी चाहेंगे ज़रा मुफस्सल तरीके से इस पर बात करें, लेकिन हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं फैसलाबाद से। सुमेरा, अस्सलाम वालेकुम। सुमेरा। वालेकुम अस्सलाम, आपकी क्या हाल है? ठीक है बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। सुमेरा, क्या पूछना चाहेंगी? जी, हमें डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि वो हमारी सिस्टर है, उनको तकरीबन 15 ईयर्स हो गए हैं, उनके सर के बाल बहुत गिरते हैं। अच्छा, हेलो। हाँ जी जी सुमेरा, सुन रही हूँ मैं आपको। जी, हमें डॉक्टर से मशवरा करना था कि हमारी एक बहन है जिसके 15 साल हो गए हैं, सर के ना बाल बहुत ज्यादा उतरते हैं, फिर उसके बाद वो थोड़े थोड़े उगते हैं, उगते फिर शुरू हो जाते हैं उतरना। अच्छा, तो ये हमें इसके बारे में पूछना था कि डॉक्टर से कि अभी इसका हम कौन सा टेस्ट करवाएं कि जिससे पता चले कि ये क्या वजह है। ओके, और ये आप बता रहे हैं आपकी बहन की एज क्या है वैसे? 35 ईयर्स। अच्छा, तो उनको वैसे कोई ब्लड प्रेशर, शुगर, ऐसी कोई चीज़ उनको? नहीं, कुछ भी नहीं है। डॉक्टर साहब, हमसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे उनसे बहन के हवाले से? नहीं, आई थिंक ऑफ कोर्स बाल झड़ना के से रिलेवेंट, अगर हम कैंसर से रिलेवेंट बात करें तो वो तो ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ कीमोथेरेपी ड्रग्स और उसकी वजह से हो रहा होता है, लेकिन अदरवाइज मे बी इनको कोई और मेडिकल इशू हो जिसकी वजह से वो बाल झड़ रहे हैं, हार्मोनल भी हो सकता है। जी जी, वो तो फिर वो ऑफ कोर्स वो उससे कंसर्न डॉक्टर के पास जाएंगे, वो उसके हवाले से इनको गाइड करेंगे कि उनको उसके रेलेवेंट क्या टेस्ट कराना होगा। हार्मोनल चेंजेस हो रही होती हैं, कुछ और मल्टीपल इश्यूज हो सकते हैं, उसको रूल आउट करना पड़ेगा कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो वो आई थिंक वो इससे रेलेवेंट नहीं होगा, लेकिन उनको डेफिनेटली उसके डॉक्टर के पास, बिल्कुल डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं और वहाँ ऑफ कोर्स उनको कंसल्ट करवाएं। हमारे अनफॉर्चुनेटली इशू यही है कि हम रेलेवेंट डॉक्टर के पास नहीं जाते, हम कहीं ना कहीं जीपी के पास एग्जैक्टली। तो मेरा बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर कैंसर एज वेल कि आपको अगर कोई इशू हो रहा है, कोई भी अलार्मिंग सिग्नल है, तो वो आप उसके रेलेवेंट डॉक्टर को दिखाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको हेड एंड नेक ओरल में कहीं कोई इशू है, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि छाले पड़ रहे हैं, अल्सर्स हैं, नॉन हीलिंग है, सही नहीं हो रहे। अच्छा, कोई भी एक गोल्डन रूल ये है कि अगर कोई भी ऐसा सिम्टम, जैसे अभी आप बात कर रही थी कि क्या सिग्नल होता है। अच्छा, ये सिम्टम और जो सिग्नल नहीं, मैं ब्रेक के बाद डिस्कस करूंगी, ठीक है, ताकि फिर मैं किसी किस्म का तातुल ना आए। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं और आज हम बात करें हैं कैंसर जैसे एक खौफनाक, मतलब नाम सुनते ही जिससे हम डर जाते हैं, ऐसे मर्ज़ के वाले से बात करें, लेकिन यकीन माने ये मर्ज़ बिल्कुल भी खौफनाक नहीं रहता अगर हम बर वक्त तशख़ीस की तरफ चले जाएं, बर वक्त हम स्क्रीनिंग कर लें। और साथ में बहुत ज़रूरी है कि जो कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी, और जो साथ में जो उनकी फैमिली होती है, उनको भी आपने कैसे लेके चलना है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि जो जिन्होंने केयर करनी होती है ना कैंसर पेशेंट की, उनका भी मेंटली तौर पे हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज ऑफ कोर्स एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको ट्रॉमेटाइज कर देती है। डॉक्टर साहब, हम ब्रेक पर जाने से पहले कुछ अलामात के वाले से बात करें थे, कुछ सिग्नल्स के वाले से बात करें थे, वो क्या सिग्नल्स हैं? अच्छा, देखिए, गोल्डन रूल है एक, अगर हम सब फॉलो करें इस चीज़ को, कि कोई भी साइन, कोई भी ऐसा सिम्टम, कोई भी अलामत जो 2 से 3 हफ्ते से ज़्यादा बढ़ गई है, मतलब वो परसिस्टेंट है, दवाइयों से नहीं सही हो रही है, वो अलार्मिंग है। एक बहुत जनरल सा एक आपने कॉन्सेप्ट रखना है कि आप कोई भी, फॉर एग्जांपल आपको खांसी हो रही है, 2-3 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, वो अलार्मिंग है। फिर आपको उसके रेलेवेंट डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है। आपको कोई डिस्फेजिया यानी खाने में निगलने में मुश्किल हो
हो रही है, या फिर आपको कुछ मैदे का प्रॉब्लम हो रहा है, अल्सर की शिकायत हो रही है, हार्ट बर्न हो रहा है, वो परसिस्टेंट चल रहा है। देखिए हर चीज कैंसर नहीं होती, ठीक है, ये सारे सिम्टम जरूरी नहीं है कैंसर में मिले, लेकिन ये अलार्मिंग है, कहीं ना कोई अंडरलाइंग डिजीज है जिसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। तो ये हम जैसे गैस्ट्रो की बात कर रहे थे, तो डिस्फेजिया हो रहा है, खाना निगलने में मसला हो रहा है, अगर आपको जिस्म में किसी भी हिस्से में आपको गुठली महसूस हो रही है, जरूरी नहीं वो सिर्फ ब्रेस्ट में हो, जिस्म के किसी हिस्से में भी किसी भी स्किन के उस पर आपको गुठली महसूस हो सकती है, वो नहीं ठीक हो रही, वो बढ़ रही है, तो ऑफ कोर्स वो अलार्मिंग है। अनएक्सप्लेन वेट लॉस, आपका वेट लॉस हो रहा है, एक तो हम खुद कर रहे हैं और एक देखिए उसमें भी आपको कॉन्शियस होने की जरूरत है, क्योंकि मैं इनफैक्ट अभी एक प्रोग्राम ही देख रही थी जिसमें उन्होंने अच्छा अवेयर किया लोगों को कि वो वेट लॉस के लिए ही डाइट कर रही थी, लेकिन उसी में उनको कैंसर हुआ, लेकिन उनको पता ही नहीं चल पाया। रीजन क्या था कि वो तो ऑफ कोर्स डाइट कर ही रही थी, उसकी वजह से उनको वेट लॉस होना था, लेकिन ये कि वो इतना ज्यादा वो हुआ तो थोड़ा सा उनको उस वक्त अलार्म हुआ, बट वो कहीं ना कहीं थोड़ा एडवांस स्टेज में जा चुकी थी। तो वेट लॉस हो रहा है, फीवर आपको रन कर रहा है, कॉज नहीं पता, कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई वायरल नहीं है, और उसके बाद भी वायरल फीवर जो है वो 2-3 हफ्ते तक चल रहा है, वो कहीं ना कहीं अलार्मिंग है। कोई भी ऐसी जगह है जो बॉडी पेन है जो बहुत लॉन्ग टर्म चल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अलार्मिंग है। यानी बॉडी में फ्रॉम हेड टू टो, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ब्रेन की भी बात करें, आपको वॉमिटिंग हो रही है, हेडेक हो रहा है, ब्लड विजन हो गई है और वो प्रोलॉन्ग हो गई है, तो उसको आपको उसके रेलेवेंट डॉक्टर्स को दिखाने की जरूरत है ताकि वो आइडेंटिफाई करे कि कॉज क्या है। तो 2 से 3 हफ्ते अगर किसी भी तकलीफ में आपके गुजर जाते हैं और वो नहीं ठीक होती, तो आपको उसके रेलेवेंट डॉक्टर को दिखाएं। बार बार मैं रेलेवेंट डॉक्टर क्यों कह रही हूँ कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लोग नहीं जाते वहाँ पे। और डॉक्टर साहब आप तो मुझे कि जो महंगाई की जो अब सूरत हाल है, लोग तो वैसे भी बड़ी से बड़ी भी उनको तकलीफ होती थी, वो कहते हैं जी मुझे सर दर्द की गोली है, वो खा के चलो उससे गुजारा कर लेते हैं, लेकिन अब ऐसी सिचुएशन में मुझे होता है कि लोगों को कैसे हम ये कहेंगे कि नहीं भी अपनी जान जो है वो मैटर करती है और आपने निकलना है। हम इतना वैसे पैसा कर रहे होते हैं, एक्सपेंस कर रहे होते हैं, खर्च कर रहे होते हैं, तो अपनी हेल्थ के लिए क्यों नहीं? हेल्थ है तो सब कुछ है ना, सेहत है। और जहां तक आप बात करें महंगाई की, देखिए अब हमारे पास अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर सकते तो हमारे पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं, और लोगों को इस बारे में आई थिंक अवेयरनेस होनी चाहिए। जिना कराची के अंदर जिना है, सिविल है, और बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जहां पे आप उसके रेलेवेंट डॉक्टर के पास जा सकते हैं, ENT स्पेशलिस्ट के पास जा सकते हैं, आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, गैस्ट्रो के पास जा सकते हैं, तो सारे उससे कंसर्न डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। हमारे अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि हम लोकल GPs के पास, या हम ऑल्टरनेटिव जो हमारे होम्योपैथ है या हम हकीम की बात करें, इस तरह मैं ये नहीं कह रही कि इनके पास ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, होगा, कैंसर का इलाज इनके पास नहीं है, तो क्या होता है इनके पास जाते हैं, वो कहीं ना कहीं बीमारी बढ़ती रहती है, वो सपोर्टिव या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जा रहा होता है, और बीमारी इस हद तक बढ़ जाती है कि वो फिर कहीं ना कहीं क्योर के काबिल नहीं रहती। तो वो एक कहीं ना कहीं अलार्मिंग सिचुएशन है। इसलिए बेहतर ये है कोई भी सिग्नल आपको मिल रहा है, अपनी बॉडी में कोई भी चेंजेस नजर आ रहे हैं, उसको आप फौरन इन्फॉर्म करें। डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं, बच्चों में अब जरा इसकी मैं केयर ले जाती हूँ माँ की गोद से, when the child was conceived, तो वहाँ पे माओं को भी किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? और मुझे बताएं कि अगर फ़र्ज़ करें कि एक माँ ही एनेमिक हो तो क्या, और या उसको की ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो कितने चांसेस हो सकते हैं कि उसके बच्चे में भी वो चीज़ आ सकती है और फिर आगे किसी ऐसी सिवियर शक्ल इख्तियार कर सकती है? ओके, सो मौरूसी नहीं है अमूमन कैंसर जो होता है, और इस तरह से नहीं होता कि ट्रांसमिट हो रहा होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू बेबीज़, बट ये है कि जैसे अपने एनीमिया का कहा, तो यस, अगर मदर एनीमिक है तो फिर बेबी के भी एनीमिक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, यानी हीमोग्लोबिन कम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा। और हमारे यहाँ जो एनीमिया या इस तरह के जो इश्यूज़ हैं वो यूजली रिलेटेड हैं टू द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। आयरन डेफिशिएंसी बहुत प्रेवलेंट है, बहुत कॉमन है हमारी पॉपुलेशन में, सो वो रिफ्लेक्ट होती है फिर बेबीज़ में, सो दैट इज़ समथिंग एल्स। बट अगर हम कैंसर की बात करें तो कैंसर इज़ नॉट, हम कहें कि जी जो इस तरह से ट्रांसमिट होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू बेबीज, लेकिन ये है कि जेनेटिक चेंजेस आती हैं, एट बर्थ भी कैंसर होता है। कुछ कैंसर ऐसे होते हैं, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि बच्चों में 10-12 किस्म के कैंसर्स हैं। जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो हम अमूमन जब हम इस तरह के बच्चों के कैंसर के ऊपर प्रोग्राम्स करते हैं तो हम ये बताते हैं कि बच्चों का कैंसर इज़ हाईली क्योरेबल एज इन कंट्रास्ट टू एडल्ट ऑन्कोलॉजी। वहाँ पे एक बहुत आपको वास्ट टाइप के कैंसर्स मिलते हैं, बट बच्चों में जो 10-12 कैंसर्स के ग्रुप्स हैं, ये दीज आर हाईली क्योरेबल। और ख़ासतौर पे जो ल्यूकीमिया है या बच्चों का जो लिम्फोमा है, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा हम उसको कहते हैं, ये बहुत हद तक काबिल इलाज है। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये डिलेड प्रेजेंटेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो प्रोग्नोसिस को यानी सर्वाइवल रेट को कम्प्रोमाइज़ करता है। ये हमें बच्चों में भी मिलता है
कि अब हालांकि हम फैमिलीज़ या पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं बच्चों के बारे में, बट अगेन वही अवेयरनेस ना होना, फिर जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि डिनाइल फैक्टर्स भी होते हैं कि कुछ डिनाइल्स में होते हैं, और हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे बच्चे जो कि सार्कोमा के हैं या लिम्फोमा के हैं, वो बहुत बड़े बड़े मैसेज के साथ हमारे पास आते हैं। अब ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं चल रहा होता है, दे नो इट कि देयर इज समथिंग गोइंग, कुछ गलत होने जा रहा है या कुछ गलत हो रहा है, बट वो ये कि फिर भी एक तो दूर दराज इलाकों में होते हैं, सो वो फैसिलिटीज़ नहीं है, रिमोट एरियाज़ में फैसिलिटीज़। अच्छा, मैंने इंडस में भी देखा जो, और बहुत सारे जहाँ पे बच्चों के, जहाँ पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे बच्चे जैसे बलूचिस्तान से बहुत लोग आए होते हैं, इंटीरियर साइड से बहुत आए होते हैं, तो क्या ये ज्योग्राफी, ये भी मैलन्यूट्रिशन का भी कोई प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से बच्चों में प्रॉब्लम हो सकता है? देखिए, मेन इशू ये है कि वहाँ सहूलियात ही नहीं है। सो वो ये इंडस एक रेफरल सेंटर बन गया है। इंडस में हमारे पास बलूचिस्तान, साउथ पंजाब, पूरा इंटीरियर सिंध, अब वो एक ये कि दूसरे इदारे हैं कराची में, 3-4 दूसरे बच्चों के कैंसर को देखने वाले इदारे हैं, जैसे आगा खान है, NICH है, NICH में बहुत अच्छा इलाज हो रहा है बच्चों के कैंसर का, बट वो लिमिटेड हैं। और इंडस में जो पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी हमारा जो सेंटर है, दैट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन कंट्री, कि हम कोई 65 बेडेड हॉस्पिटल, 65 बेडेड यूनिट है हमारा, जिसमें हम बच्चों के कैंसर का इलाज कर रहे हैं। सो इस वजह से एक रेफरल सेंटर बन गया है इंडस। तो बलूचिस्तान में, पूरे बलूचिस्तान में कोई सेंटर नहीं था आज से कुछ अर्सा पहले तक। अब कोयटा में वो भी इंडस के साथ, और बलूचिस्तान की गवर्नमेंट का एक इंडस के साथ इश्तराक हुआ है, जिसकी बुनियाद पे वहाँ पे एक पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी यूनिट। देखिए, एक इतनी तकलीफ है बच्चे को इतनी दूर उठा के लेकर आना। हाँ, सो इसी तरह से पूरे सिंध में, अंदरूनी सिंध में, पूरे सिंध में कहीं पे बच्चों के कैंसर का कोई यूनिट नहीं है। सो वो सारे फैमिलीज, अच्छा, अब इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि फिर वो पूरी फैमिली को जो है वो मूव करना पड़ता है। जी बिल्कुल। अब लाजमी है बच्चे के साथ वालिदैन यानी माँ या वालिद वो भी साथ आते हैं, और वो फिर ये इलाज लंबा होता है। अमूमन जो कैंसर होते हैं, चली जाती है, लोगों को देखे कहीं कहीं पे लोग बिल्कुल ऐसा ही नहीं आते हैं, वो कहते हैं अल्लाह की रजा में राजी हैं। और जो डेली वेजेस पे हैं, जो रोज मजदूरी वाले हैं, वो बेचारे यहाँ आते हैं, उनके पास ना रहने की जगह है, ना इलाज कराने के वसाइल हैं। सो वो 6 महीने से लेकर 2.5 साल तक का इलाज है, उनको फिर कराची में तकरीबन साल या 6 महीने रहना पड़ता है। सो ये सारी इश्यूज उनको फेस करने पड़ते हैं। सही, ठीक है। डॉक्टर फातिमा, आप वो जो यंग लोगों में कैंसर के वाले से बात कर रहे थे, आप क्या सिग्नल्स देखती हैं? मैं लोगों को वही बात है ना, मैं लोगों को देख रही हूँ, लोग पिलाटीज पे जा रहे हैं, लोग बहुत अच्छा खा रहे हैं, लोग डाइट कर रहे हैं, हर जो नई डाइट आई लोग वो ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी समहाउ कहीं ना कहीं अंदर, क्योंकि जैसे कैंसर सेल्स वो ज़्यादा एक्टिव थे, वो हर चीज़ से जीत रहे थे, तो ऐसे क्या सिम्टम्स हम यंग लोगों में देखते हैं और कहाँ पे हमें अलार्म होना चाहिए? बेसिकली सिम्टम्स आर नॉट डिफरेंट फॉर यंग एंड एडल्ट्स, दे आर सेम, बट यूजली जैसे डॉक्टर साइमा ने भी बताया कि जो आपके अलार्मिंग साइंस होते हैं वो आपने पकड़ने होते हैं। अब वो अलार्मिंग साइंस जो कैंसर में है ना, ज़्यादातर पेनलेस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई अल्सर हुआ माउथ कैंसर्स में, वो पेनलेस अल्सर है। बॉडी के कहीं पे भी लंप हो गया, कोई गिल्टी हो गई, वो पेनलेस है। ब्रेस्ट में लंप हुआ, वो भी पेनलेस है। ये जो पेनलेस कंडीशन है ना, ये डिलेड प्रेजेंटेशन कराती है, क्योंकि पेशेंट जो है डॉक्टर के पास उसी वक्त आता है जब इंसान को दर्द होगा। दर्द नहीं है उससे पहले नहीं आएगा। जब दर्द नहीं है तो वो पेशेंट बोलता है ठीक है, अल्सर हो गया, कोई बात नहीं, इस साइड से नहीं खा सकता, दूसरी साइड से खा लूंगा। यहाँ पे जख्म हो गया, कोई मसला नहीं है। कोई गिल्टी होती है, पेशेंट बोलता है ओके, अगर गिल्टी है तो कुछ तंग तो नहीं कर रही ना, वो पेशेंट प्रेजेंट नहीं करता। फ्लेक्स ये कह रहे थे कि मेरा पेन का थ्रेशोल्ड बहुत ज़्यादा, लोग कहते हैं नहीं भाई मेरे में सब्र बहुत है, मैं अजियत को, बस तो ये उनको खुद आइडिया नहीं कि वो कितनी गलत चीज़ कर रहे हैं। एग्जैक्टली, तो ये ना एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि जो प्रेजेंटेशन है ना वो पेनलेस है। कैंसर अगर पेनफुल होता है ना, अक्सर कोई लम्प पेनफुल होता है ना, तो हम पहली हिस्ट्री में ही समझ जाते हैं कि पेशेंट बोले कि ये पेनफुल गुठली है, तो हम थोड़े से तसल्ली बख्श हो सकते हैं कि इसको बेनिफिट ऑफ डाउट देके ये इन्फेक्शन हो सकता है। क्योंकि इन्फेक्शन वाली ना वो टेंडर होती है, हाथ लगाने में वो वार्म होती है, तो पता चल रहा होता है कि ठीक है ये इन्फेक्शन हो सकता है, और फॉलो कर सकते हैं और देख सकते हैं कि फर्दर इन्वेस्टिगेट करवा के कि ये क्या है। लेकिन अगर कोई पेनलेस लम्प के साथ पेशेंट प्रेजेंट आता है ना, तो हम भी अलार्म हो जाते हैं कि अब मसला है। डॉक्टर साहब, आप लोगों के लिए चैलेंज कहाँ आता है, मुझे आप लोग ये बताएंगे। आई एम श्योर कि बहुत सारे आप लोगों के केसेस ऐसे आते होंगे जो आपके लिए भी काफी होते होंगे कि ये पेशेंट को सबसे ज्यादा ना ट्रीटमेंट के लिए कन्विंस करने में हमें सबसे ज्यादा चैलेंज फील होता है, बिकॉज ट्रीटमेंट जैसे बताया बाकी सब ने भी कि वो लंबा ड्यूरेशन होता है। इट्स नॉट लाइक कि आप एक बार गए OR में, आपने इसको रिमूव कर भी दिया तो वो इतनी मैसिव सर्जरी होती है और इतनी एग्रेसिव ट्रीटमेंट्स होते हैं कि इसके बाद पेशेंट को ये बताना मुश्किल हो जाता है कि अभी तो ये एक इलाज का हिस्सा था, इसके बाद अब कीमो भी होनी है, इसके बाद आपको शुआएं भी लगनी है, जो कि लंबा 30 डेज का प्रोसीजर है। तो ये इलाज इतना लंबा होता है कि उसमें ना सिर्फ पेशेंट के साइड इफ़ेक्ट्स,
पेशेंट के फाइनेंसेस, पेशेंट के फिजिकल आउटकम्स, ये सारे अफेक्ट हो रहे होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो हमें डिफ़िकल्टी फेज आती है ना, तो वो पेशेंट्स को इलाज के बारे में बताना और फिर ये सब बताना कि ये इलाज कहाँ कहाँ से पॉसिबल है, क्योंकि उनके फाइनेंसेस भी पूरे ड्रेन हो जाते हैं इन सारी चीज़ों पे। ट्रू। डॉक्टर साहब, आप कहाँ पे ज़्यादा चैलेंज फील करते हैं यहाँ पे? क्योंकि देखिए, और जितनी तेज़ी से ये जो कैंसर, हमारे मुंह का कैंसर बढ़ा है, तो खैर बड़ा आप लोग जो देखते हैं वो तो हम देख भी नहीं सकते, क्योंकि जिन लोगों को मुंह का कैंसर होता है नहीं देखा जा सकता, उनको नहीं देखा जा सकता, बट आप लोग उनसे डील कर रहे होते हैं, तो ये आप लोगों के लिए भी कितना मुश्किल होता है, और वो जो गुजरा होता है उसके लिए कितना ट्रॉमेटाइजिंग होता है सब कुछ? लेकिन सबसे पहले जो हम चैलेंज फेस करते हैं, पेशेंट जैसे मैंने पहले भी कहा कि डिनाइल में होते हैं, वो डॉक्टर से रब्ता ही नहीं करते। फिर दूसरा मसला आता है, जब वो डॉक्टर से रब्ता करते हैं तो वो किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं जिसका उस मर्ज से डीलिंग ही कोई ताल्लुक नहीं है। देन जब तक वो हमारे पास पहुंचते हैं तो वो ऑलरेडी एडवांस स्टेज में पहुंच चुके होते हैं। सो हमने कुछ अभी अपने रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश किए हैं जिसमें मेजॉरिटी ऑफ आवर पेशेंट, इवन साउथ एशिया में 60 to 70% जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो स्टेज 3 या स्टेज 4 होते हैं। जब स्टेज 3 और स्टेज 4 की बात हो रही होती है तो अब पेशेंट अगर हमारे पास आ भी गया तो नाउ ट्रीटमेंट बिकम्स अ चैलेंज एज वेल। सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी। सर्जरी इटसेल्फ इज़ अ मैसिव सर्जरी, उसके अंदर भी जो है मल्टीपल एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है। सो प्रॉब्लम इज़ कि अब ये एक्सपर्टीज़ हर हस्पताल में मौजूद भी नहीं है। कुछ कराची के बड़े अस्पताल हैं या पाकिस्तान के बड़े अस्पताल हैं जहाँ पे आपको प्रॉपर हेड एंड नेक सर्जरी करने वाले लोग मौजूद हैं। फिर जब रिसेक्शंस हो जाती हैं तो रिकंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, फिर उसके बाद शुआओं की ज़रूरत है, उसके बाद कीमोथेरेपी की ज़रूरत है। जब ये ट्रीटमेंट भी पूरी हो जाती है तो हमारे पास स्पीच थेरेपी, न्यूट्रिशनिस्ट, इनकी भी कमी है। सो होलिस्टिक अप्रोच ऑफ हेड एंड नेक सर्जन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं है। मुझे मौका मिला था, मैं अपनी ट्रेनिंग के लिए यूके गया एंड देन आई वर्कड एज अ कंसल्टेंट देयर एज वेल। सो डॉक्टर साहब, हम बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ब्रेक आ गई छोटी सी, ठीक है? एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज का शो हम कर रहे हैं कैंसर के अलामात के हवाले से। वो ऐसी अलामात जिनको बिल्कुल भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं, और इसी से मुतालिक आपका कोई सवाल भी हो तो डॉक्टर्स हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। ब्रेक में जाने से पहले डॉक्टर रहीम, आप बात कर रहे थे अपने यूके की कुछ एक्सपीरियंस के हवाले से। जी। सो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि कुछ तो पेशेंट फैक्टर्स हैं कि जी पेशेंट देर से आ रहे हैं या कहीं और से गलत जगहों से जो है वो कंसल्ट कर रहे हैं। फिर हॉस्पिटल फैक्टर्स भी आते हैं। सो हमारे पास, जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि ओनली हैंडफुल हॉस्पिटल्स हैं जो हेड एंड नेक कैंसर की अगर मैं बात करूं तो होलिस्टिक अप्रोच के साथ या ट्रीटमेंट ऑफर कर रहे हैं, बिकॉज इतनी एक्सपर्टीज़ ज़रूरत होती है कि रिसेक्शन, रिकंस्ट्रक्शन, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी। अब ये चार तो हमने फैक्टर की बात कर ली। एज ए सर्जन, एज ए डॉक्टर कम्युनिटी भी जो अगर हम बात करते हैं, जो लोग स्पेशली हेड एंड नेक कैंसर को डील कर रहे होते हैं, तो एक टर्म होती है मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच, ठीक है? तो उसमें भी हम चार लोग तो शामिल हो जाते हैं कि जी सर्जन भी शामिल है, शुआओं के डॉक्टर, कीमो के डॉक्टर, रेडियोलॉजी वाले डॉक्टर, सब शामिल है। बट हम ये भूल जाते हैं कि स्पीच थेरेपी भी एक चीज़ है, न्यूट्रिशन सपोर्ट भी एक चीज़ है। सो मैं जो यूके का जिक्र कर रहा था, तो आई वाज डूइंग माय ट्रेनिंग देयर UCLH लंदन के अंदर। तो वहाँ पे एक वो इट वाज जस्ट फॉर हेड एंड नेक सर्जरी, और उसमें ये कॉन्सेप्ट था कि जब हमारे पास पेशेंट एज ए सर्जन मैं देख रहा हूँ तो मेरे साथ रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट भी है, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट भी है, उसी दौरान जो है वो हमारे पास स्पीच थेरेपिस्ट भी है, न्यूट्रिशनिस्ट भी है, इंटायर पैनल। और बिफोर द स्टार्ट ऑफ ट्रीटमेंट मरीज एक ही जगह पे हर किसी को कंसल्ट भी कर लेता है। बिफोर द सर्जरी स्पीच थेरेपिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट ने देख लिया, जरूरत ही नहीं, एक ही जगह पे सब कुछ हो रहा है। सो एज अ सर्जन मुझे बड़ा सपोर्ट था कि जी स्पीच थेरेपिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो ऑलरेडी पेशेंट को बिल्ड कर रहा है फॉर द सर्जरी, एंड देन जब सर्जरी हो जाएगी तो जब वो पेशेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाएगा तो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट को भी हेल्प होगी कि वो वेट लॉस नहीं करेगा, वो उनकी जो सोलिंग है वो भी बहुत बेहतर होगी। तो इट मेक्स अ सेंस, राइट? सो अनफॉर्चुनेटली सिर्फ पेशेंट के मसले नहीं है, हमें कैंसर केयर को भी डिफरेंट अप्रोच के साथ ट्रीट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, और जितने तेजी से फैल भी रहा है। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कुरतलैन हमारे जी। कुरतलैन, क्या पूछना चाहेंगी? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक।
मुझे आपकी मेरा सवाल है कि मेरी पप्पा को 2 साल पहले कैंसर हुआ था जी जी। और उन्होंने ना कीमोथेरेपी नहीं करवाई थी, मतलब डॉक्टर ने कहा था कि कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तो उनको और कौन उनकी सी ना स्टेज का? सर्जरी हो गई थी, गिल्टी निकाल दी गई थी ना, ब्रेस्ट कैंसर था उनको। अच्छा ठीक है। तो अभी उनका दर्द नहीं जा रहा सिर्फ, और वो MRI करवाती हैं या CT स्कैन करवाती हैं ना तो ठीक आ रहा है, लेकिन सिर्फ दर्द नहीं जा रहा। अच्छा तो अब हमें क्या करना चाहिए? प्लीज डॉक्टर से इंफॉर्मेशन लेनी थी, क्या हमें क्या करना चाहिए? क्या दोबारा चेकअप करवाना चाहिए, कीमोथेरेपी लेनी चाहिए? कुरतल मंडी भाउदीन में। ये आपकी पुप्पो कहाँ रहती है? दर्द कहाँ पर है? वो इधर मंडी भाउदीन में है। अच्छा, और वो जो आप दर्द की शिकायत करी, क्या उनको चेस्ट में ही पेन है? जी चेस्ट में होता है और पट्टों का खिंचाव बहुत ज्यादा, उसी बाजू में, लेफ्ट साइड पे बाजू में। अच्छा ठीक है, आपको सवाल पूछना चाहेंगे इनसे? ओके, इसके बाद रेडिएशन हुई थी, इनकी शॉएं हुई थी या सिर्फ सर्जरी हुई है उनकी? नहीं मैम, कुछ भी नहीं हुआ था, सिर्फ सर्जरी हुई थी और गिल्टी निकाल दी थी, चेस्ट भी रिमूव हो गया था पूरा मुकम्मल। ओके ओके, और आगे बस कुछ भी नहीं हुआ? नहीं फिर कुछ भी नहीं हुआ, फिर ना तो कीमोथेरेपी हुई है ना रेडिएशन थेरेपी हुई है। अच्छा ठीक है। वैसे कौन सी स्टेज में थी आपकी पुप्पो? कौन थर्ड सी स्टेज थी। थर्ड स्टेज थी। और रावल पेंडिस ना BBS से उनका ऑपरेशन हुआ था। अच्छा ठीक है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हम डॉक्टर साहब को क्या सजेस्ट कर सकते हैं? थर्ड स्टेज कैंसर में भी अगर वो रेडिएशन और कीमो की नहीं हुई, वो कह रही से आई थिंक होनी कुछ चाहिए ऐसी बिल्कुल होनी चाहिए थी। आई थिंक कुछ जो हिस्ट्री है वो सही नहीं दे रही, मिस इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि अगर स्टेज 3 था तो स्टेज 3 में कीमो भी होती है, स्टेज 3 में रेडिएशन भी होती है, एंड इफ हार्मोन पॉजिटिव तो उसको हम 5 से 10 साल के लिए हार्मोनल थेरेपी भी देते हैं। तो आई थिंक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन सही नहीं है। अगर इन्फॉर्मेशन सही हो तो फिर हम ज़्यादा इलैबोरेट कर सकते हैं। एज फार एज पेन इज कंसर्न, देखिए जब ब्रेस्ट रिमूव होता है उसके बाद, और ब्रेस्ट और हमारी बगल के भी जो नोड्स होते हैं जिसे हम लिम्फ नोड्स कहते हैं, अगर वो रिमूव हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका हाथ खिंचाव आता है। जो आपका हाथ होता है ना, उसको फिर आपको कंटिन्यूस मूवमेंट करने की जरूरत होती है, फिजियोथेरेपी कराने की जरूरत पड़ती है। सम टाइम ऐसा होता है लोग नहीं कराते या एक्टिव उस हाथ को एक्टिवली यूज नहीं करते, तो कहीं ना कहीं वो इतनी स्वेल कर जाती है कि फिर बाद में प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत, और वो पेन और स्वेलिंग ये उसी के साइन एंड सिम्पटम्स है। तो बेहतर ये है कि वो अगर उनको पेन हो रहा है या अगर स्वेलिंग हो रही है तो ऑफ कोर्स वो डॉक्टर अकॉर्डिंग टू हर कि उन्होंने MRI और स्कैन वगैरह कराए हैं, वो क्लियर है, लेकिन आई थिंक उसको फिजियोथेरेपी कराने की जरूरत है। प्लस एक चीज ये है कि उस हाथ से आपने वेट बहुत नहीं उठाना। कहीं ना कहीं जब वो वेट ज्यादा उठाते हैं तो भी कहीं ना कहीं खिंचाव पड़ता है और वो पेन हो सकता है। तो एक ये कुछ प्रिकॉशंस हैं, उसको फॉलो करें तो होपफुली इंशाल्लाह ये कि वो उससे रिकवर करें। बिल्कुल। अगर आप थर्ड स्टेज बता रही तो फिर जैसे डॉक्टर साहबा ने कहा कि कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, अगर उनको पेन भी हो रही है। अच्छा एक चीज़, ये ज़रा जो माएँ देख रही हैं और बहुत सारे मैं ऐसे फादर्स को भी देखती हूँ कि दे आर वेरी कूल एंड वेरी चिल अबाउट इट, कि उनका छोटा बच्चा ही उनका बच्चा उनके सामने वेप कर रहा है, क्योंकि अब वेप काफ़ी ज़्यादा फैशन में इन है। मैं अभी एक फूड डिलीवरी की साइट है, मैं अभी डॉक्टर साहब को खोल के वही दिखा रही थी कि देख लीजिए, अगर मैं फूड डिलीवरी की वो साइट भी खोलती हूँ तो वहाँ पे भी हर फ्लेवर का आपको वेप जो है वो दस्तयाब है। तो अब आप मुझे बताएं कि एक वेप, हम सिगरेट में यहाँ पे कह रहे जी कि तंबाकू नोशी मुज़र है, तो फिर जो वेप और आजकल बच्चे पी रहे हैं, डॉक्टर साहब ये कितना ज़रा बच्चों के लिए, मैं चाहूँगी आप दोनों ज़रा इस पर नज़रसानी भी करें कि कितनी खौफनाक चीज़ है और ये कितने, ये जो हम कॉमन बीमारी है वेप की। सो बेसिकली एडिक्शन की एडवांस फॉर्म आ गई है कि लोगों ने इसको अपनाना शुरू कर दिया है तो अंदर निकोटीन ही, ठीक है, निकोटीन स्मोकलेस होके जा रहा है या स्मोक के साथ जा रहा है, हार्म तो वही करेगा जिसके रिजल्ट्स वही हैं कि लंग कैंसर भी हो सकते हैं, थ्रोट कैंसर्स भी हो सकते हैं, ओरोफेरेंजियल कैंसर्स भी हो सकते हैं। तो इसको हम इससे बच नहीं सकते। ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि ये सेफ है यूज़ करना, ये उतना ही हार्मफुल है जितना सिगरेट स्मोकिंग हार्मफुल है। तो अगर आप स्मोकलेस कुछ कर रहे हैं लेकिन वो कुछ फिल्टर्स के थ्रू आपका कोई भी लिक्विड अंदर जा रहा है, वो निकोटीन तो है, क्योंकि उसी ने आपको एडिक्ट किया हुआ है जिसकी वजह से आप रिपीटेडली यूज कर रहे हैं। तो ये सेफ तो कहीं से भी नहीं हो सकता। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है कि जी नहीं है, इससे कोई हार्म नहीं होता, और फिर बाद में जाके जब इस पर स्टडीज होती हैं तो पता चलता है बिल्कुल हार्मफुल है। तो एज गवर्नमेंट के से हम यहाँ से मीडिया की तवज्जो से उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब जैसे तंबाकू नोशी में कितना कहा गया है, बैन है, कैंपेन चल रही हैं, गुटखा पान के लिए कहा गया कि बिल्कुल सख्ती से मनाएं। एक जमाने में इस पे थोड़ा सा काम भी हुआ था, और जब काम हुआ था तो अनफॉर्चुनेटली लोगों के घरों में खुद डिलीवर की हो रही थी ये चीजें। और मेरे इर्द गिर्द के लोगों में बहुत सारे ऐसे लोग थे, वो कहते थे कोई मसला नहीं, अगर वहाँ पान की दुकान पे नहीं मिल रहा तो वो हमारे घर पे पहुंच जाएगा। ये मुझे बताएं ये क्या है? अक्सर मैं जो मजदूर लोगों को देखूं, अगर किसी दर्जी वाले के पास भी चले जाएं या अक्सर शेफ वाले के भी, तो लोगों ने ना मुसलसल मुंह में एक चीज दबाई हुई होती है। तो क्या ये से क्या उनकी नफ्सियात क्या कह रही होती है कि ये उनको अच्छा हिट देगी, वो काम ज़रा कर सकते हैं, एफिशिएंसी बढ़ा देगी? ये इनके माइंडसेट
हाँ, ये बहुत माइंडसेट है सारे कि लोग उनको बिल्कुल। फील होता है कि वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अपने टास्क और अपना काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं अगर उनको ये चीज़ मिलती रहे। तो ये उनके माइंडसेट की बात है और कुछ नहीं। जैसे मैं देख रही हूँ कि इवन के तालीमी इदारों में भी अब ये चीज़ हो गई है, एंड वेरी अनफॉर्चुनेटली, कि कोई ना कोई ऐसा ड्रग जिनको लग रहा होता है कि वो उनकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ में इजाफा कर देगा, वो उनको और ज़्यादा एफिशिएंट बना देगा। तो ये भी एक बड़ी खौफनाक चीज़ है। बिल्कुल, ये फैशन सिंबल बन गया अब थोड़ा सा, कि आपको हर एक को, अगर ऑफ कोर्स एक बच्चे का ग्रुप बैठा हुआ है बच्चों का, तो उसमें अगर एक भी नहीं कर रहा तो वो आई थिंक कहीं ना कहीं फील कर रहा होता है कि मैं कहीं ना कहीं इनसे शायद कमतर हो रहा हूँ कुछ। तो ये फैशन सिंबल है। आई थिंक पेरेंट्स को बहुत नजर रखने की जरूरत है, पेरेंट्स को कॉन्शियस होने की जरूरत और है। मुझे कसम से कभी कभी उन पेरेंट्स पे गुस्सा चढ़ता है जो इतने कूल हैं कि अगर उनके छोटे बच्चे या उनकी बेटियां या बच्चियां जो कि कॉलेज गोइंग है, जब उनके सामने वेप पी रही होती हैं, इवन स्कूल गोइंग एंड दे आर ओके अबाउट इट, तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल से ना फिर उन माँ बाप को भी जरा, आई एम सॉरी प्लीज पार्डन माय फ्रेंड्स, पर चित्रौल कर देनी चाहिए। हाँ, लगा देनी चाहिए हल्की ढोल की थाप पे उनको। हाँ, क्योंकि ये एक आपको आइडिया नहीं आपने बच्चों को कहाँ धकेल रहे हैं। हमारे साथ मोहम्मद रहमान साहब मौजूद हैं, कहाँ से, गुजरांवाला से मौजूद हैं, रेक्टम कैंसर के हवाले से कुछ सवाल इनका। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक जी। रहमान भाई, क्या पूछना चाहेंगे आप? अच्छा बहना, मैं ये आपसे ये बात करना चाहूँगा, आप चूंकि कराची में प्रोग्राम कर रही हैं, जी जी कराची में गुटखे वगैरह खाया जाता है, काफी कॉमन है, तो इसलिए आप ओरल और नेक कैंसर के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं, जी जी और मेनली कॉमन जो है ना वो सर्वाइकल कैंसर के हवाले से डिस्कस कर रहे जी। हैं। हम पंजाब में रहने वाले हैं, खाबों के शौकीन हैं, तो यहाँ पे गैस्ट्रो के हवाले से IBS IBD के पेशेंट रिपोर्ट होते हैं, इसके अलावा हेमोराइड्स के पेशेंट रिपोर्ट होते हैं। तो काइंडली ये जरा मैं पूछना चाह रहा था कि कोलोरेक्टल कैंसर की इब्तदाई सिम्टम्स क्या हैं? ओके ओके ठीक है। रेक्टम कैंसर के इब्तदाई सिम्टम्स रेक्टल क्या हैं? कैंसर यूजली पेशेंट प्रेजेंट करते हैं डिफरेंट सिम्टम्स के साथ। जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है ना वो ब्लीडिंग पी आ रही है, कि पर रेक्टल ब्लीडिंग के साथ पेशेंट अगर प्रेजेंट कर रहा है, लेकिन हर पर रेक्टल ब्लीडिंग रेक्टल कैंसर नहीं हो सकता। यूजली जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो तो हेमोरॉइड्स है, Hemorrhoids भी हो सकते हैं, ठीक है, वो हेमोरॉइड्स हो सकता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी आपको पर रेक्टल ब्लीडिंग हो एट एनी स्टेज, आपने सर्जन के पास विजिट करना है। वो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं, फिंगर एग्जामिनेशन होता है जिसमें फील करते हैं कि कोई ग्रोथ तो नहीं है। इन केस कोई उनको टिप पे या कुछ चीजें फील हो जाए, फिशर वगैरह, वो एग्जामिनेशन में पता चल जाता है। और अगर कोई रेक्टल लो लाइंग ट्यूमर्स हों वो भी फील हो जाते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जो रेक्टल ब्लीडिंग होती है वो अपफ्रंट रेक्टल कैंसर्स डायग्नोज नहीं होते, लेकिन एनी सॉर्ट ऑफ रेक्टल ब्लीडिंग आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपने जो है ना आपने सर्जन से जरूर आपने राब्ता करना होता है। और जैसे बता रही डॉक्टर साइमा के सेकेंड सिम्टम ये भी होता है कि चेंज इन बावल हैबिट्स। फॉर एग्जांपल, आपको जो कंसिस्टेंसी ऑफ आपका स्टूल था वो चेंज हो गया है, या आप पहले कॉन्स्टिपेटेड रहते थे अब आपको लूज स्टूल्स लगातार हो रहे हैं, तो वो भी एक साइंस होता है, क्योंकि आंतों का कैंसर जो है वो ये इस तरह प्रेजेंट कर रहा होता है कि वो चेंज इन बावल हैबिट्स के साथ प्रेजेंट कर रहा हो। अच्छा, एक और चीज़ देखिए, हमारी आदत जो अब ख़राब है ना कि आप लोग घंटों फोन लेके आप बाथरूम में बैठे रहते हैं। सो मैं कहीं पढ़ी थी कि उससे भी है कि आपका रेक्टम लूज हो जाता है। अब आई डोंट नो इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन क्या ये भी जो एक हैबिट्स है, क्या ये भी डॉक्टर साहब के इतने नुकसानदेह हैं? इसका कुछ इस तरह तो नहीं है कि कोई डॉक्यूमेंटेड इस तरह से नहीं है, हाँ है, लेकिन इस तरीके से है कि आपका जो एक पैटर्न है ना, वो आपको, आप जब इतना लगातार इतने टाइम के लिए बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं वो प्रेशर बिल्डअप हो रहा होता है, राइट? तो वो कहीं ना कहीं एक स्फिंक्टर होता है या एनल, तो उस पर प्रेशर करता है वो। और मेडिकल इश्यूज हैं जो उसकी वजह से हो सकते हैं, अभी तक प्रूवन नहीं है फॉर कोलोरेक्टल कैंसर, बट येस वो कहीं ना कहीं स्फिंक्टर पे जो जहां से समझे स्टूल पास हो रहा है वो जगह ऑफ कोर्स वो बंद होती है, फिर वो खुलती है, तो वो जगह कहीं ना कहीं लूज हो जाती है। ये मैंने भी थोड़ा सा गो थ्रू किया था इस चीज को, और ये चीजें ज्यादा मिल रही हैं ऐसे लोगों में जो घंटों बाथरूम में टाइम वो कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं मोबाइल पे। आई नो वो उनका यही होता है कि वहां पे बैठते हैं। बावल हैबिट्स का बताया, उसके अलावा भी जो भी अनएक्सप्लेन्ड जो भी आपका ऐसा साइन एंड सिम्टम है रेलेवेंट टू आपका, ये आपकी डाइट बड़ी मैटर करती है। अभी देखिए मार्च हमारा गुजरा है, वो कोलोरेक्टल मंथ था, और इस पर बड़ी बात हुई अवेयरनेस के हवाले से, स्क्रीनिंग के हवाले से। पहले यही बताया, जैसे डॉक्टर फातिमा ने भी बताया कि 45-50 के बाद हमें रेक्टल कैंसर्स, कोलोरेक्टल कैंसर्स मिल रहे होते थे, अब हमें 20s में मिल रहे हैं, 30s में। मेरे पास यंग पेशेंट आया, 20 ईयर ओल्ड पेशेंट,
18 ईयर्स का एक 18 पेशेंट आया हमने हमारे पास, तो पहले कॉन्सेप्ट था ही नहीं, पहले तो ये और स्क्रीनिंग भी तभी शुरू होती थी, 45 के बाद स्क्रीनिंग शुरू होती थी, और स्क्रीनिंग में कोलोनोस्कोपी करानी चाहिए लाजमी लोगों को। लेकिन अब जो जिस हिसाब से हमें यंग पेशेंट्स मिल रहे हैं, तो हमें लगता है कि हमें स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल भी अब चेंज करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा अर्ली स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी कि हमें यंग पेशेंट्स मिल रहे हैं और दे आर वेरी एग्रेसिव। अच्छा मुझे बताएं, एक तो पिछले दिनों हमने सर्वाइकल कैंसर की भी पूरी एक कैंपेन चली है, और जिसमें जो वैक्सीन के हवाले से बात हुई, तो ज़रा उस पर भी मैं चाहूँगी कि थोड़ी उस पर भी आप ज़रा बात करें कि काफ़ी कि एक चीज़ वैक्सीन जो मैं दस्तियाब नहीं थी, और अगर लग रही, मैं तो हमने शो भी इस पर किया था, मैंने कहा आई विश कि अगर मेरी एज के ग्रुप के लोगों की होता तो मैं तो फ़ौरन लगवाती, लेकिन पता नहीं था, और उस टाइम पे जब मैं 11-12 साल की थी तो मैं नहीं पता था, वरना जब मेरे अम्मा बाबा मुझे ज़रूर लगवा देते। तो ये जो सर्वाइकल कैंसर, मैं अक्सर लोगों में देखती हूँ कि जैसे हमारी एंजलिन में, उनको खैर ओवेरियन कैंसर था, लेकिन बहुत से लोग एकदम बताते कि उनको एकदम से 4th केस जो है ना स्टेज कैंसर की जो है वो तशखीस हुई है। ये डॉक्टर साहबा ये एक पता नहीं चलता, ओवेरियन कैंसर में भी नहीं पता चलता, या सर्वाइकल कैंसर में भी पता नहीं चलता। एक्चुअली देखिए, पहले तो ये मैं बताऊं कि 50% कैंसर्स प्रिवेंटेबल हैं। प्रिवेंटेबल का मतलब ये कि हम उसको पहले ही रोक सकते हैं थ्रू स्क्रीनिंग या थ्रू जैसे वैक्सीनेशन। आप सर्वाइकल कैंसर की बात कर रहे थे, वैक्सीन अवेलेबल है हमारे यहाँ, बहुत सारे मिथ्स, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं कि हमने नहीं लगाना, इनफर्टिलिटी की बातें हो रही हैं। तो जब आप ये वैक्सीनेशन लगा लेंगे तो 90% सर्वाइकल कैंसर का कॉज HPV है। वो कैसे इरेडिकेट कर सकते हैं, वो वैक्सीनेशन से कर सकते हैं। तो सोचें, हम अप टू 100% जा सकते हैं, सर्वाइकल कैंसर फ्री कर सकते हैं पाकिस्तान को, अगर हम इस वैक्सीनेशन को प्रमोट करें। अच्छा, जो लोग, ऑफ कोर्स वही बात है कि हमारे ज़माने में जैसा आप कह रहे नहीं थी, तो एटलीस्ट वी कैन गो फॉर पेप्समेयर। पेप्समेयर भी यही है कि प्री इन्वेजिव कंडीशन, यानी कैंसर से पहले की जो कंडीशन है वो हमें पता चल सकती है एक छोटे से टेस्ट के जरिए। 3 साल में एक दफा करा लिया जाए तो उससे एटलीस्ट वो चीज पिक हो जाएगी, और एटलीस्ट हम ऐसे कैंसर से तो बचाव कर लें जो प्रिवेंटेबल है, जिसको हम खुद ही रोक सकते हैं। हम स्क्रीनिंग पे नहीं जा रहे। और ये पेप्स में बहुत ज्यादा महंगा टेस्ट भी नहीं है, अगर आप किसी गवर्नमेंट के से कराएं, सेटअप में हो जाता है। हाँ, तो आप प्लीज जो खवातीन देख रही हैं, देखिए आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा मैटर करती है। एक तो मैमोग्राम आपको कराना चाहिए, लाइक आफ्टर 40, और इससे पहले तो 40 से पहले आपको क्या कहते हैं अल्ट्रासाउंड, और लेकिन फैमिली हिस्ट्री में अगर जैसे डॉक्टर साहब बात भी करी थी, तो फिर आपको मेरे ख्याल से 30 से ही आपको जो है वो मैमोग्राम की तरफ भी चले जाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मुझे बताएं, हम देखते हैं कि जैसे मैंने बात की कि सेल्फ मेडिकेशन की, माँ बाप खुद बच्चों को एंटीबायोटिक्स पे डाल देते हैं। ये अक्सर हम गांव देहात में, यहाँ पे हम देखते हैं, जो इनफैक्ट जो लोग मांगने वाले लोग भी होते हैं, उनके साथ जो एक बच्चा होता है ना, वो मुसलसल सो रहा होता है, क्योंकि वो उसको इतनी वो बच्चा उसको इतना ड्रग करते हैं। तो जब आप किसी छोटे से बच्चे को इतनी जल्दी उम्र में ड्रग करना शुरू कर देते हैं, डॉक्टर साहब उसके क्या नुकसानात होते हैं? देखिए, उसका कॉग्निटिव जो हमारे फंक्शंस हैं, जो हमारी ब्रेन की ग्रोथ है, उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है, और उसका जो लर्निंग बिहेवियर है, या जो उसके जो साइकोलॉजिकल या साइकोसोशल इश्यूज हैं, इस तरह के फैक्टर्स हैं, उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है। बट आई डोंट नो मेरे पास कोई इसका वो नहीं है लिटरेचर, आई हैव नॉट सीन दैट कोई लिटरेचर या डाटा, लेकिन आई डोंट नो इसका कोई कैंसर के साथ कोई डायरेक्ट एसोसिएशन है। लेकिन वैसे में ओवरऑल अगर हेल्थ के वाले से बात करो, अक्सर माएं जब बच्चे तंग कर रहे होते हैं, वो नहीं सो रहे थे, उनको ड्रॉप्स पिला देती हैं कोई। ये कितनी खौफनाक है, मुझे बताइए ये चीज़। देखिए, इसमें तो यही है ना, बच्चे की ग्रोथ के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, उसके बच्चे की जो कॉग्निटिव फंक्शंस हैं, उसकी ब्रेन मैच्योरिटी है, ब्रेन ग्रोथ है, वैसे जो उसकी मुआशरे में रहने की जो मामलात हैं, उनके ऊपर इम्पैक्ट आए। डॉक्टर साहब, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि बच्चे, जितने छोटे छोटे बच्चे भी, अब उसमें सिगरेट में, हम बच्चों ने एक ऐड देखते थे कि एक ऐड आता था कि जी वालिद साहब सिगरेट पी रहे हैं, तो उसके बाद बच्चा भी जो है ना, वो अपनी पेंसिल को सिगरेट बना के फिर वो पीने लग जाता है। तो बच्चे अपने आसपास जो हो रहा है उसका बहुत इम्पैक्ट लेते हैं। और अगर आपके वालिद, जो बाप तो सबका हीरो जैसा होता है, तो आपको पता है कि जो बाप कर रहा है, हमने भी, बाप रोल मॉडल होता है आपका। तो आप मुझे बताएं कि आपके पास क्या अब ऐसे भी कुछ केसेस आते हैं बच्चे के जो ड्रग्स की वजह से, या फिर लंग्स के कैंसर में, क्या बच्चे ऐसे आते हैं आपके पास? यूजुअली हम लंग कैंसर नहीं देखते बच्चों में, अभी ऐसा नहीं है, अभी नहीं है। हाँ, सो हम जो हमारा जो एज, इसका मतलब बच्चों के लंग्स इतने हेल्दी हैं कि वो चीजें कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं पेरेंट्स ये भी नहीं शर्म कर रहे थे कि बच्चा साथ, छोटा बच्चा साथ में उसी गाड़ी बैठ के सिगरेट भी पी रहे हैं, छोटा बच्चा गाड़ी में बैठा हुआ है। जी, ये जो पैसिव स्मोकिंग का इम्पैक्ट है, मे बी ये आगे चल के बच्चों में आता हो। जैसे हम कह रहे हैं कि अर्ली एज में, 20s में, 30s
एज में। सो इसमें ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि हो सकता है उस फैमिली में अगर कोई अर्ली किसी को लंग कैंसर डायग्नोज हो रहा है, वो सिगरेट स्मोकर ना हो, बट फैमिली में दूसरे स्मोकर्स हों, तो वो पैसिव स्मोकिंग वहाँ पे अपना रोल प्ले कर रही हो। बट पीडियाट्रिक एज ग्रुप में हमने यूजली हम लंग कैंसर्स नहीं देखते, उसमें इस तरह से नहीं प्रेजेंट करते बच्चे। ओरल कैंसर्स जो है ना यंग बच्चों में, यंग मतलब समझें 14-15 साल के बच्चों में, 16-17, क्योंकि बच्चे ऑफ कोर्स वही जैसे आपने बात की कि जैसे माँ बाप कर रहे होते हैं, फादर हो रहा होता है, वैसे ही या फिर जो उनका एनवायरनमेंट है या जो उनका सोशल सर्कल है, वो वहाँ ये सब चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। तो हम ओरल कैंसर्स की बात कर रहे हैं, वो भी बहुत अर्ली एजेस में मिलने, 16, 17, 18 साल के यंग बच्चे कैंसर के साथ आ रहे हैं। ओरल माउथ कैंसर है या बकल मिकोजा का कैंसर है या फिर लैरिंग्स का कैंसर है। अभी रिसेंटली मैंने एक बच्चे को देखा, ही इज 15 ईयर्स ओल्ड और उसको लैरिंजल कैंसर है। तो वो ये बेसिकली बिकॉज कैंसर होता है वॉइस बॉक्स हमारा वॉइस बॉक्स। ओके, तो ये हेड एंड नेक आपका पूरा जो है मुंह का हिस्सा पूरा, इसमें चीक है, इसमें ओरल कैविटी है। ये कैंसर कैसे होता है डॉक्टर साहब? स्मोकिंग इतने छोटे वही जो पूरा आपका फेरिंग्स है ना, हलक जिसको कहते हैं, उसके कुछ पार्ट्स हैं। नाक के पीछे का हिस्सा नेजोफेरिंग्स है, दरमियाना हिस्सा ओरोफेरिंग्स है, फिर वॉइस बॉक्स आ जाता है, लेरिंग्स। ये पूरा पैसेज जो है ना वो अफेक्ट होता है स्मोकिंग से, स्मोकिंग की वजह से। और इसकी मतलब डिफरेंट टाइप्स हैं ट्यूमर की, इलाज के तरीके डिफरेंट हैं। लेकिन ये जो वॉइस बॉक्स वाला जो लेरेंजल ट्यूमर है ना, ये बड़ा ही अलार्मिंग होता है, क्योंकि अगर ये लोकली एडवांस में प्रेजेंट हो ना, तो फिर आपकी ज़िंदगी भर के लिए आवाज़ चली जाती है, आपने वॉइस बॉक्स निकालना है। अर्ली स्टेजेस तो रेडिएशन से ट्रीट हो जाते हैं, लेकिन अगर लोकली एडवांस हो तो फिर हम सर्जन के पास भेजते हैं, एंड देन यू हैव टू रिमूव द वॉइस बॉक्स, एंड इन एडिशन आप उसके बाद कीमो रेडिएशन सब दे रहे होते हैं। डॉक्टर साहब आप इसमें कुछ ऐड करना जी, चाहेंगे? सो हेड एंड नेक कैंसर की अगर हम बात करें तो हम ओरल कैविटी को तो ऐसा बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो ऐसी चीज़ है जो नज़र आती है, राइट। बट अगर हेड एंड नेक कैंसर की बात करें तो उसके अंदर फिर ओरल कैविटी के अलावा ओरल कैविटी के पिछला हिस्सा जिसमें हलक है, नाक, साइनसिस, नाक के पिछला हिस्सा जिसको नेजोफेरिंग्स कहते हैं, और फिर वॉइस बॉक्स जिसको लैरिंग्स कहा जाता है। तो इन सब ये सारी चीज़ें हेड एंड नेक कैंसर में शामिल होती हैं, और फिर थायराइड भी, नेक स्वेलिंग्स भी उसी में शामिल हो जाती हैं। सो जो रेड फ्लैग्स हैं हेड एंड नेक कैंसर के, एक तो ये कि कोई ऐसा अल्सर बन जाए जो 2 से 3 हफ्तों तक ठीक ना हो रहा हो। फिर इसके अलावा जो है वो आवाज़ का चेंज हो जाना, खाने पीने में मुश्किल होना, वज़न की कमी, गर्दन में गिल्टियाँ आना, नाक से खून आना, ये सारी अलामात भी जो हैं, स्पेशली उन लोगों में जिनमें रिस्क फैक्टर्स है जैसे स्मोकिंग, टोबैको, तो फिर ये हाई या अलर्ट या रेड फ्लैग साइंस है जिसको जो है ना वो फिर स्क्रीन करना, डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। थोड़ा सा मैं टॉपिक के अदर देन दिस टॉपिक भी बात करूंगा कि हम जो एडिक्शन बच्चों में बात कर रहे हैं, एक एडिक्शन है स्क्रीन की एडिक्शन, ठीक है। सो क्योंकि मेरा खुद भी एक 3 साल का बच्चा है, सो वी ट्राई टू मेक श्योर, ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड के पेरेंट्स आर वर्किंग और टेक केयर करने के लिए जो है वो मुश्किल होती है, और जो जिस तरह के हालात हैं आजकल तो हर बंदा बेचारा मजबूर है काम करने के लिए। सो उसका हल बच्चों को स्क्रीन या मोबाइल फ़ोन देना नहीं है, ठीक है ना। सो उसके बाद जब वो स्क्रीन का यूज़ जितना बढ़ता जाता है, तो फिर जो स्पेक्ट्रम है, ऑटिज़म वाले साइंस हैं, वो भी फिर बच्चों में आना शुरू होते हैं। एंड स्क्रीन से बहुत सारे मसाइल हैं, जैसे आंखों के मसाइल। अच्छा, बस मैं आपसे पूछूंगी कि बजाय, क्योंकि ADHD भी आजकल हम देख रहे हैं बिकॉज ऑफ द स्क्रीन टाइम, और ये जो अगर आप स्पेक्ट्रम पे आ जाते हैं तो ये क्या, ये बाय बर्थ है या फिर जस्ट बिकॉज ये जो सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं इनकी वजह से? इस पर बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद कहीं मजा आएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले हम एक फसाद की जड़ के वाले से बात कर रहे थे। वो फसाद की जड़ है ये जो हमारे हाथ में, जो हमारी ज़रूरत भी है। अरे बचपन में हम देखें, स्कूल से आ जाते थे और कहीं भी जाना होता था, इतनी प्रॉब्लम ही नहीं होती थी। लेकिन फिर ऑफ कोर्स कॉलेज में तो फिर हमने भी फ़ोन यूज़ किए हुए हैं, क्योंकि घर वालों को टेंशन होती थी कि बच्चे टाइम पर घर आ जाएँ, और या कोई भी ऐसी चीज़ को कन्वे करने के लिए ये फ़ोन हमारे लिए भी मुज़र है, और ये फ़ोन हमारे बच्चों के लिए भी जो है ना, ये तो बिल्कुल आप उसकी पर्सनालिटी ख़राब करते हैं। हम स्क्रीन टाइम के वाले से डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, और स्क्रीन टाइम तो मुझे लगता है कि अब बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अपने बच्चे को स्क्रीन से दूर रखने के लिए आपको खुद बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होने की ज़रूरत है, कि आपको फुल हैंड्स ऑन होने की ज़रूरत है, कि आप मुसलसल मौजूद हों। तो ये पेरेंट्स के लिए तो बड़ा चैलेंज है अब ये। बिल्कुल, इट्स अ बिग चैलेंज, क्योंकि हमारी ज़्यादातर जो पेरेंट्स हैं वो वर्किंग क्लास हैं, तो उनके पास टाइम ही नहीं है बच्चों को टाइम देने के लिए।
तो अनफॉर्चुनेटली इस ईजीएस्ट वे जो उनको इंगेज रखने के लिए वो है कि जी आप मोबाइल दे दें, आईपैड दे दें, कोई भी स्क्रीन दे जिस पे वो कार्टून चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, एंड दे फिर आप आराम से जो अपने काम करें घंटा 2 घंटा जो भी। आई थिंक इसी की वजह से एक तो कंटिन्यूसली स्क्रीन इफेक्ट्स, तो माइंड पे इफेक्ट आ रहा है, आईज पे इफेक्ट आ रहा है, एंड देन फिजिकल इनएक्टिविटी। बच्चों को तो बाहर निकलना चाहिए, स्पोर्टिंग एक्टिविटीज बाहर निकलें, गिरे, चोटें लगवाएं अपने आप को। बिल्कुल। सो अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ को जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल सोशल मीडिया अब जो है वो ऐप्स आ गई हैं जिस पे डॉक्टर साहब अभी तो देखें ना, ये जो हुआ था स्कूल बच्चों को, जो ऑनलाइन क्लासेस हुई थी बच्चों की, तो अब आप देखिए मेरे खुद बच्चे की, उसकी खैर क्लास तो 1 घंटे की क्लास थी, लेकिन वो 4 साल के बच्चे की मुझे ऑनलाइन क्लास, मैंने कहा हम कितना बच्चों को दूर रखें स्क्रीन से, क्योंकि अगर ऑनलाइन क्लासेस आ जाएंगी तो फिर हम क्या करें, वो उससे भी नहीं हम भाग सकते। लेकिन कोविड में ये चीज़ बहुत अफेक्ट किया, बहुत किया। ये जो ऑनलाइन था वो अनफॉर्चुनेट एक चीज़ थी जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं था, लेकिन उससे मैक्सिमम बच्चे जो थे ना वो इसकी एडिक्शन में आए अनफॉर्चुनेटली। मेरे अपने घर में मेरे अपने बच्चों का यही हुआ कि जो बिल्कुल स्क्रीन टाइम जिनका 0 था वो अब 70 to 80% उनका स्क्रीन टाइम ही होता है, उनकी एक्टिविटी यही है। इनफैक्ट कोविड के अंदर भी जब मैं उनसे कहती थी कि जाओ बाहर जाके खेलो, तो बाहर वो आईपैड लेके जाते थे कि हम चलें आउटडोर एक्टिविटी, हमारा आईपैड है। इतनी एडिक्शन हो गई थी और बहुत मुश्किल हुई इन चीज़ों को करने में। तो इससे फिजिकल इनएक्टिविटी की जैसे बात कर रहे थे, अब आप देखें बच्चों में कितनी इश्यूज आ रहे हैं। और इनफैक्ट हम हर जनरेशन की बात करें, एक तो हमारी यूथ बिल्कुल ही मल्टीपल डिजीज़ हम कभी बच्चों में समझते ही सुनते ही नहीं थे कि उनको गाउट है, उनको ब्लड प्रेशर है, उनको शुगर, ये क्यों हो रही है। खैर एक फिजिकल इनएक्टिविटी है, लाइफस्टाइल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्क्रीन टाइम हमें अनहेल्दी कर रहा है। हम एक ही जगह स्टेगनेंट हो गए, हमारा माइंड अलर्ट नहीं है, मेंटली हम अलर्ट नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो फिजिकली भी और मेंटली भी हमें बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। और वो कहीं ना कहीं एक कॉज है बहुत सारी और बीमारियों का, और वो हमारे लिए भी है, वो यंग जनरेशन के लिए भी। जैसे भी हम बात कर रहे थे, हमारे बड़े बूढ़े भी बड़ा देख रहे होते हैं, पहले के बड़े बूढ़े वॉक कर रहे हैं, उनकी एक रेगुलर रूटीन थी। हम लोग का बचपन सारा वक्त बाहर, आप देखिए आपके घर में नाना दादी किसी को बैठे हो तो वो भी अपना आईपैड लेके बैठे होते हैं, वो हमसे ज्यादा बैठे होते हैं। हाँ वो हमसे, क्योंकि मे भी शायद एक कोई स्केप भी है उनका, वो तन्हाई का भी, तो खैर मुझे लगता है कोई भी चीज़ उनको खुश कर रही हो। लेकिन डॉक्टर साहब उनकी, मैं खुद भी रात को जब सोने के टाइम जब मुझे लग रहा होता है मुझे नींद नहीं आ रही, तो मैं ऐसी रील्स देख रही होती इंस्टाग्राम पे, और कोई ना कोई रील देखते देखते फिर मुझे भी नींद आ जाती, जो कि बहुत ही अनहेल्दी है, ये नहीं होना चाहिए। सोने से कितनी देर पहले आपको लगता है कि फ़ोन वैसे साइड पे कर देना चाहिए? डॉक्टर साहब लगता खुद भी देख रहे हैं। डॉक्टर साहब आपने जो मुस्कुराया ना, मुझे लगा डॉक्टर साहब भी कुछ पढ़ रहे होंगे। देखते हम सभी हैं मेरे ख्याल में, लेकिन जो अकॉर्डिंग टू वो रिसर्च ये कि एटलीस्ट 2 आवर्स बिफोर आपने मोबाइल अपना रख देना है। हाँ एटलीस्ट 2 आवर्स। मैंने ये 2-3 दिन पहले ही पढ़ा कि 2 घंटे पहले आपने अपना फोन रखना है, अगर आपने अच्छी हेल्दी स्लीप लेनी है। स्लीप का भी हेल्दी होना बहुत जरूरी है। हम डिस्ट्रैक्टेड और डिस्टर्ब स्लीप में होते हैं, उसका तो मेंटल हेल्थ, फिजिकल बहुत असर पड़ता है इन चीज़ों पे। और सबसे बड़ी बात, स्लीप पैटर्न बहुत ज़रूरी है। हमारे कैंसर के हवाले से भी अगर हम बात करें, अगर हमारा स्लीप पैटर्न अच्छा नहीं है तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो हमारे पूरे लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है। मल्टीपल आपको मेडिकल इश्यूज़ हैं इंक्लूडिंग कैंसर। देखिए ना, जो 10 से 2 बजे का टाइम है समझो, उसमें कहीं ना कहीं वो आपकी रीबिल्ड हो रही हैं चीज़ें, हीलिंग हो रही हैं। हमारे स्पेशली कराची में हम तो सारी रात जाग रहे हैं। कराची आइट्स के लिए तो ये सबसे खतरनाक जो एक चीज़ है कि आपका स्लीप पैटर्न ही अच्छा नहीं है। इतना गुस्सा चढ़ता है कि आप जाएं जवाल के टाइम तो दुकानें बंद होती हैं। हमारे कुछ यहाँ से जानने वाले लोग लाहौर शिफ्ट हुए तो उन्होंने कहा भाई हम तो मार्केट गए 8 बजे दुकान खुली हुई थी, तो हमने कहा तो हाँ खुलनी चाहिए थी, इसमें से बुरी बात किया। और यहाँ पे कराची मैंने देखा कि अगर अभी हम सदर चले जाए इस टाइम पे जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, शटर डाउन है। मैं आपको बताऊँ, मैं कभी कभार अपने ऑफिस से वापसी में एक मेरे शॉपिंग मॉल है, मैं वहाँ जाती हूँ तो दोपहर के 1:30-2 बजे वो कहते बाजी सुबह आ गई। तो मैंने कहा यार मैं तो अपनी आधी जॉब करके आ गई हूँ, अभी तुम कह रहे हो सुबह। तो जब हमारा पूरा हमने अल्लाह के निज़ाम को चैलेंज पूरा सर्केडियन रिदम आपने अपना आउट कर दिया, आउट कर लिया, तो फिर आपको फिर जब आप चैलेंज कर रहे हैं उस निज़ाम को, उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, तो फिर आपको ये सब चीज़ें भी फेस करनी पड़ेंगी। और मैं वही इसलिए स्लीप पैटर्न का बार बार कहती हूँ, हेल्दी स्लीप बहुत ज़रूरी है। और मैंने कराची में इतना ये ट्रेंड देखा है, लोग पूरी रात जाग रहे हैं, वो कैसे अपने काम पे जाके फोकस करेंगे, कैसे वो अपना 100% दे पाएंगे। और आप लोग तो माशाल्लाह चारों डॉक्टर्स हैं, तो डॉक्टर्स के लिए तो देखें आप लोग तो मुसलसल एक पढ़ना भी है, तो कभी कभी ऐसा भी है कि आप कोई रिसर्च भी पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं लोगों को देखती हूँ आपने कोई आर्टिकल भी है, आप फ़ोन पे आर्टिकल पढ़ रहे हैं, आपने कुछ चीज़ देखी है, हस्बैंड को भी देख रही होती है वो अपने आर्टिकल फ़ोन पर सारे पढ़ रहे होते हैं। सो आप लोग भी है कि आप लोग कुछ पढ़े तो आप लोग भी फ़ोन, तो स्क्रीन टाइम तो आपके लिए भी
और वो ऐसे ऐसी ही है। चीज़ें मेरे ख्याल से जिसको इग्नोर करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि देखिए जैसे हमने डिस्कस किया ना, कोविड में बहुत सारी मॉडिफिकेशंस हुई थी। अब वो जो मॉडिफिकेशंस है ना, लाइफ टाइम अडेप्टेबल हो गई हैं सब में। जो लर्निंग मोड है इंस्टीट्यूट्स में, इवन फॉर द किड्स एंड स्कूल, उन्होंने क्या किया है कि वो लर्निंग मोड सारे कंप्यूटराइज, सब कुछ चीज़ें ना, हम एक ज़माने में हमारे पास तो ना गूगल होता था ना कुछ होता था, हम डिक्शनरी में वर्ड्स देखते थे, ठीक है। उस ज़माने में हम डिक्शनरी, हम इवन मेडिकल लाइफ में भी हम एक, जब हम मेडिसिन में हमारा एडमिशन हुआ तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी वो डिक्शनरी हम मेडिकल की लेते थे, उसी में से हम टर्मिनोलॉजीज देखते थे। हमारे पास गूगल और इन चीज़ों की सहूलत मौजूद नहीं थी। लेकिन अब स्कूल्स ने भी क्या कर दिया कि बहुत से स्कूल्स ने इम्प्लीमेंट कर दिया कि क्रोम और नोटबुक तो पार्ट है करिकुलम का। बिल्कुल। आपका जो सारा काम है, आपकी जो सारी एक्टिविटीज़ हैं वो उसमें आएंगी। पहले आ जाते थे कि आपके असेसमेंट टेस्ट आपको दे दिए जाएंगे, आप उस पर परफॉर्म करें और आपको मार्क्स देंगे। लेकिन अब ये होता है कि OGA हो गए, ऑनलाइन असेसमेंट, जनरल असेसमेंट्स होंगे आपके, और आपने वो फिल करना, आपकी मार्किंग उसमें हो जाएगी। सो ये जो मॉडिफिकेशन है ना, सिर्फ पब्लिक की तरफ नहीं है, जो आपके ऊपर सुपीरियर इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने भी टोटली चेंज कर दिया। तो वो स्क्रीन टाइम इस वजह से भी बढ़ गया है सबका। बढ़ गया। हमारे साथ जी कॉलर मौजूद है, नाजिया। अस्सलाम वालेकुम, सियालकोट से। जी वालेकुम सलाम, मैं नाजिया बात कर रही हूँ सियालकोट से। जी नाजिया, क्या पूछना चाहेंगी? मुझे ब्रेन ट्यूमर हुआ था, हाई ग्लोमा ग्रेड 4। अच्छा, हाई ग्लोमा था स्टेज 4, जो उन्होंने रिमूव कर दिया ऑपरेशन के बाद। और फिर मुझे रेडिएशन हुई और कीमो जो है ना वो उसकी मैं टैबलेट खाती हूँ, अभी तक भी 5 टैबलेट खानी होती हैं और मेरी मेडिसिन चल रही है। मेरी रिपोर्ट्स MIR CT स्कैन वो ठीक आते हैं, लेकिन मेरे जिस्म में बहुत तकलीफ रहती है, दर्द रहती है दिमाग में। मतलब एक साइड का था तो अब दूसरी साइड पे बहुत पेन होती है। नाजिया, ये आपकी सर्जरी कितने अर्से पहले? कहीं ना कहीं मेरे जिस्म में दर्द, वेट बहुत इंक्रीज हो गया। अच्छा, और ये आपकी सर्जरी कितना अर्सा पहले हुई थी? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल पहले। डॉक्टर साहब सो ठीक है, हम ठीक है, वो बता देती हैं आपको। यूजली जो हाई ग्रेड ग्लैमर्स होते हैं वो ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं, और ब्रेन ट्यूमर्स जो ग्लैमर्स होते हैं वो उनकी ग्रेडिंग होती है, स्टेजिंग नहीं होती। जैसे मैंने बताया कि ग्रेड 4 था। और ये ट्यूमर्स जो है ना बॉडी के दूसरे पार्ट्स में स्प्रेड नहीं करते। इसकी ये खास बात है कि वो ब्रेन के अंदर ही होते हैं। लेकिन ब्रेन के अंदर भी ना काफ़ी लीथल होते हैं, क्योंकि ब्रेन के अंदर बहुत क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स हैं और ब्रेन एक्सपैंड नहीं कर सकता, उसको उसी जगह पे ग्रो करना है, तो वो उसी के अंदर डिस्ट्रक्शन कर रहा होता है। अच्छी बात ये है कि इनकी सर्जरी हो गई, कीमो हो गई, रेडिएशन हो गई, ये तीनों चीज़ें होती हैं। इसके बाद जो कीमो की टैबलेट्स ये बता रही हैं, जैसे 5 टैबलेट्स हर महीने खानी होती 1 ईयर तक। तो राइट नाउ शी इज़ ऑन ट्रीटमेंट। अभी ट्रीटमेंट कंटिन्यू होगा, 12 मंथ्स तक पूरी टैबलेट्स लेंगी। जब तक ये टैबलेट्स में हैं तो वो फैटीग का हो जाना, बॉडी एक्स का हो जाना, इट्स वेरी कॉमन। और उसके लिए कुछ मल्टीविटामिन्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, विटामिन B12 वगैरह सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, वो ले सकते हैं। इसके अलावा भी जब आपका ट्रीटमेंट ख़त्म होता है तो हम हर ट्यूमर के लिए रिकमेंड करते हैं 5 years ऑफ फॉलोअप। 5 साल तक आपने डॉक्टर से रुजू करना है, किसी एक डॉक्टर से। आफ्टर 6 months आई बिलीव जो आप अपनी एक स्क्रीनिंग होती, टेस्ट होता है, हम यूजली जो फर्स्ट स्कैन कर रहे होते हैं वो आफ्टर 3 months कर रहे होते हैं। शुरू के 2 साल सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। उस 2 साल में उसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शुरू के 18 महीने होते हैं। ट्यूमर अगर उसमें वापस ना आए तो हाई चांसेस होते हैं कि ट्यूमर नहीं आएगा। सो वो जो 18 से 24 महीने होते हैं ना, उसमें 3 monthly फॉलोअप चल रहा होता है पेशेंट का डॉक्टर्स के साथ, इन टर्म्स ऑफ क्लिनिकल एग्जामिनेशन और इमेजिंग, डिपेंडिंग कि क्या रिक्वायरमेंट है और कौन सी साइड का ट्यूमर है। एंड देन 3rd year थोड़ा सा इंसिडेंस कम हो जाता है कि रिकरेंस का, तो आप 6 monthly करते हैं। एंड देन 4th and 5th year आप ईयरली बेसिस पे स्कैन करवा रहे होते हैं या क्लिनिकल विजिट कर रहे होते हैं। तो किसी भी ट्यूमर का 5 years का फॉलोअप कंप्लीट करना होता है, जिसमें ये सिम्टम एवेल्युएशन, जो भी आपकी चीज़ें हैं वो आप उसको चीज़ों को देख रहे होते हैं, नज़र में रखते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स, लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो हम उन चीज़ों पे भी काम कर रहे होते हैं। जो सर्वाइवर्स हैं जो 5 years उसको क्रॉस कर जाते हैं, तो फिर डिस्कशन होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ पे। क्योंकि जब आप ट्रीटमेंट कर रहे हो तो उस वक्त तो आप देख रहे होते हैं कि बस ट्यूमर को ख़त्म करना है, ये हमारा मेन टारगेट होता है। लेकिन ट्यूमर को ख़त्म करने के साथ साथ जो सर्वाइवर्स होते हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे भी काम किया जा रहा होता है। अच्छा, बहुत से लोग ना, मैं इनको देखती हूँ कि जब उनकी थेरेपी, जब उनका इलाज शुरू होता है तो वो डरते हैं कीमो से। वो कहते हैं कि जी कीमो से हमारे बाल चले जाएंगे। तो डॉक्टर साहब, क्या हर कीमो में बाल चले जाते हैं? नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हर कीमो से बाल चले जाएं। कुछ स्पेसिफिक कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स ऐसी हैं जिससे बाल झड़ जाते हैं, एलोपेशिया जिसे कहते हैं कि गंजपन आ जाता है। लेकिन मैं एक और चीज़ यही ऐड करना चाहूँगी कि वो वक्ती होता है,
टेम्परेरी होता है और उसके बाद नॉर्मल बाल आते हैं। और हमने बहुत सारे पेशेंट्स को ऐसे देखा जो कि बहुत अच्छे हेल्दी बाल आए। तो बस वो वक्त है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी अपने आसपास देखा कि जो ठीक हुए उनके बहुत पहले से ज़्यादा अच्छे बाल आए। तो वो असल में ये एक मिथ है। एक तो एक मिथ ये है कि हर कीमोथेरेपेटिक ड्रग से बाल झड़ जाएंगे। फिर स्पेशली ख़वातीन के लिए बहुत ही कहीं ना कहीं इमोशनल वो होता है कि बाल, और बहुत सारी हमारी ख़वातीन क्या होता है वो लेट ट्रीटमेंट की तरफ जाती हैं। रीज़न ये होता है कि हमारे बाल चले जाएंगे। तो मैं अक्सर पेशेंट्स को यही काउंसिल करती हूँ कि ज़िंदगी से बढ़ के तो बाल एक तो नहीं है। आई नो हम ख़वातीन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट पहले चीज़ हमारी लाइफ आती है, हेल्थ आती है, उसके बाद बाल आते हैं और बाल उससे बहुत अच्छे आएंगे। और बहुत सारी कीमो ऐसी हैं जिसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, जैसे हमने बात की कि ट्रीटमेंट की कॉम्प्लिकेशंस और ये कि मल्टी मोडालिटीज़ हम यूज़ करते हैं। मल्टी मोडालिटीज़ का मतलब ये है कि हम उसमें सर्जरी भी यूज़ कर रहे होते हैं, कीमो भी हो रही होती है, रेडिएशन भी हो रही होती है। लेकिन अगर हम वो कैंसर अर्ली स्टेज में डायग्नोज कर लें तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे कम हो जाते हैं। मतलब हम ज़रूरी नहीं है कि हम उसमें कीमोथेरेपी पे जाएं या रेडिएशन पे जाएं। हो सकता है सर्जरी से मामला हल हो जाए, हो सकता है सिर्फ सिंगल एक हम मोडालिटी यूज़ करें, सिर्फ रेडिएशन से हो जाए। तो बेसिकली अवेयरनेस और स्क्रीनिंग को प्रमोट करने का मकसद ही यही है कि आप जितनी जल्दी डायग्नोज करेंगे उतना जो ट्रीटमेंट है वो आसान हो जाएगा, वो प्रोलॉन्ग नहीं होगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। और रिकरेंस जैसे बात करें तो रिकरेंस के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं अगर हम अर्ली स्टेज में डायग्नोज करें। बस वही बात जो आज हम शो के आगाज़ में कर रहे थे, मेरे ख्याल से हम घूम फिर के फिर एग्जैक्टली वहीं पर आ गए कि तशख़ीस जो है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अपने आप को ना इम्पॉर्टेंट देना सीखें। जैसे कहते हैं आप जैसे जहाज़ में बैठते हैं तो पहले कि अगर खुदा न खासा हंगामी सूरत हाल में सबसे पहले अपना ऑक्सीजन मास्क आप सेट करें। आपका ऑक्सीजन मास्क जब सेट होगा आप तभी दूसरों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे साथ मसला ये है कि हम अपने आप को तो इग्नोर कर देते हैं और हम बाकियों को देख रहे होते हैं। तो अपने आप को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। और आप चाहे अपने आप को इग्नोर करें, आपको पता है आपकी इवन के नेल्स तक चीख चीख के बता रहे होते हैं अगर आपकी बॉडी में किसी किस्म की डेफिशिएंसी हो। आपकी आंखें बता रही होती हैं, आपकी स्किन बता रही होती है। सो ये साइन जो आपकी बॉडी आपको दे रही है इसको ज़रूर सुने। और आपको अगर लगे कि कोई ऐसा एबनॉर्मल बुखार है जो कि हाँ थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया है, कोई ऐसी आपको लिम्फ फील हो कि हाँ कि, तो प्लीज़ 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 अर्ली स्क्रीनिंग की तरफ ज़रूर जाएं। आपकी ज़रा से ना कि हाजिर दिमागी आपको एक बहुत बड़ी बीमारी से बचा सकता है। आप सबका बहुत शुक्रिया। शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद की गम से महफूज रखे, ज़िंदगी तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।